बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। बैठे जल्दी से। गुड इवनिंग, सेटल डाउन फास्ट। जल्दी बैठेंगे सभी लोग। तो सभी लोग लगता है रक्षाबंधन के लिए निकल गए। लंबी छुट्टी मिली थी 15 अगस्त से। जल्दी बैठेंगे क्विकली। ये कहाँ भोजन के लिए गए हुए हैं? पानी पीने गए। क्लास स्टार्ट हो गई ऑनलाइन के लिए। गुड इवनिंग टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। कोई डाउट? हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर रहे थे इससे पहले। प्लेट टेक्टोनिक्स का मूल्यांकन भी किया, सब कुछ किया। सर आज हिंदू में दिया हुआ है कि एस्ट्रोनॉमर्स को नया तरीका मिला है नेक्स्ट सोलर साइकिल का एम्पलीट्यूड पता करने के लिए। सर स्पेस वेदर क्या होता है ये बताएं। तो क्या हमने सौर आंधी की बात की है? सौर आंधी की बात की है। तो हमने क्या यहाँ पर हमने सन स्पॉट साइकिल की भी बात की थी, 11 वर्ष और 22 वर्ष, कुछ उस तरह से। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक नया मेथड आया है जिससे हम इस सौर की जो साइकिल है, इस चक्र का हम एम्पलीट्यूड की कितने समय बाद ये पलटेगा, ये इन्होंने देखा है कि आज के समाचार पत्र में है, तो उसी में लिखा होगा। उसी में लिखा होगा तो आप पढ़िए। इस पे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो उस पे क्या लिखा हुआ है वो बताएं कि आपको क्या है। अब इन्होंने कहा स्पेस का वेदर क्या होता है सर, ये बताइए। स्पेस का वेदर, वेदर फिर वही होता है कि जो आपका वायुमंडल है उसमें जो बदलाव होते हैं। अब स्पेस में तो वायुमंडल है नहीं, तो स्पेस में तो अंतरिक्ष ही है, लेकिन अंतरिक्ष में बदलाव क्या होते हैं? अंतरिक्ष के धूल के कण, अंतरिक्ष के चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम सौर पवन कहते हैं, तो उन्हीं से संबंधित है। आर्टिकल आपके सामने, आप पढ़ रहे हैं। मैंने तो ये आर्टिकल नहीं देखा है, तो यही होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ प्रश्न है तो बताएं। डिस्कस ऑन दिस टॉपिक फॉर फ्यू मिनट्स। इस पे बात हो चुकी है। अगर इसके अलावा कुछ आर्टिकल में तो वो बताएं। ये बात तो हम कर चुके हैं, सौर चक्र की बात। और ये भी नहीं कह रहे कि सौर चक्र में, ये तो कह रहे एक तरीका है जिसमें हम सौर चक्र की एक उसके बारे में कह देंगे। सौर चक्र का हम पे कोई प्रभाव पड़ता है? सौर जितने भी हमारी सौर पवन आती हैं, सोलर फ्लेयर्स आती हैं, उनका हम पे कोई प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ेगा जी? किसमें? नेविगेशन में। क्यों नेविगेशन में क्यों आएगी? तो नेविगेशन हवाई जहाज के उसमें, हमारे वायुमंडल में तो नहीं घुसते हैं। नहीं,
सोलर फ्लेयर हमारे चुंबकीय क्षेत्र को परेशान करेंगे, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र से जो प्रभाव होगा तो उससे हमारा सूचना तंत्र को हो सकता है, संचार को हो सकता है, बट नेविगेशन को नहीं। नेविगेशन तो आपने नेविगेशन बोला इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो ये हुआ। और कोई क्वेश्चन? सर रॉक साइकिल क्या है? तो ये रॉक साइकिल शायद बीच में आ रहा था, किसी स्लाइड में मैंने मिस कर दिया। तो अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो हमने चट्टानों के बारे में पढ़ा था, तो इसको हमने शैल चक्र कहा। शैल चक्र क्या है कि चट्टानें जो हैं, सबसे पहली चट्टान कौन सी बनती है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जब अपर्दित हो जाएगी तो क्या बनेगी? अवसादी चट्टान। अब मुझे एक बात बताइए, अवसादी चट्टान अगर एक प्लेट का हिस्सा है और वो प्लेट जाकर क्षेपित हो गई तो क्या ये फिर पिघल जाएगी कि नहीं? तो क्या ये वापस आग्नेय बन सकती है कि नहीं बन सकती? पिघल गई तो पिघल गई। ठीक है। और अगर ये बहुत गहरी क्षेपित हो गई तो अत्यधिक तापमान में ये क्या हो जाएगी? रूपांतरित हो जाएगी, रूपांतरित चट्टान। इसी तरह से अगर आग्नेय चट्टान बहुत गहरी चली गई तो वो भी रूपांतरित भी हो सकती कि नहीं हो सकती? तो इनका बस ये कहना है कि ये एक तरह का चक्र है कि ये तीनों चट्टानों के जो प्रकार हैं ये आपस में बदलते रहते हैं। क्या कोई मुश्किल था ये? इसको शैल चक्र कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ही ऐसे मतलब कि सर वो जो है एक एक करके बताइए तब जाकर मेरा टिक मार्क हो जाएगा, तो गड़बड़ है। तो कई बार बहुत सारी चीज पढ़ानी होती थी, वो स्लाइड आती थी, मैं सोचता था यार इसमें क्या ही बताऊं, क्या ही बताना है। ये तो हम पूरे शैलों की हम बात कर चुके थे। तो ये सर, क्या वलित पर्वत अवसाद के बने होते हैं या आग्नेय के? अब आप सोचिए, अब आप सोचिए कि आपने जो है एक चट्टान ली, ठीक है, ये किससे बनी हुई थी? चूना पत्थर से। चूना पत्थर क्या है? कौन सा वाला चट्टान है? तीन चट्टानों में से कौन सा प्रकार है? अवसादी है, अवसादी है। ठीक है। और एक चट्टान आपकी बनी हुई थी बेसाल्ट से। बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट आग्नेय है। अब ये बिना बुद्धि लगाए जब हम सवाल पूछते हैं, सवाल के नाम का सवाल पूछते हैं, अभी कह रहे हैं कि सर ये बताइए कि वलित पर्वत जो हैं आग्नेय होते हैं अवसादी होते हैं? जो उनकी पैतृक चट्टान होगी, जो अगर चूना पत्थर मुड़ गया तो ये जो वलित पर्वत बना, ये क्या चॉकलेट का होगा या शहद का होगा या चाशनी का होगा? चूना पत्थर का ही होगा ना। तो सवाल ऐसा पूछते हैं मतलब एकदम नासा लेवल का। सर ये जो वलित पर्वत होते हैं ना सर, ये कौन से होते हैं? फिल्म थोड़ी बना रहे हो, कच्चा माल है इतना। तो मैंने कहा भूगोल तो इतना ज्यादा लॉजिक है कि भाई जो बात है वो आपके सामने। अब ये बसाल्ट है, बसाल्ट आग्नेय है, ये मुड़ेगा तो आग्नेय रहेगा। अच्छा, अब इसका कुछ भाग यहां पे पिघल गया, पिघल के इसमें रूपांतरण हो गया और ज्वालामुखी बनकर निकल के आया, और यहां पर एक अवसादी था लेकिन उसमें ज्वालामुखी का मैग्मा आया, तो सबका मिश्रण होगा कि नहीं होगा? ये तो वो वाली बात हो गई जो बचपने से माँ बाप जो है बच्चों को परेशान करने के लिए पूछते हैं, बताओ किसके हो, मम्मा के हो कि पापा के हो? बच्चा क्या कहता है? दोनों का। यार एक की भी साइड क्यों लेगा? सर बताइए कौन सा आग्नेय है ये? अरे यार जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रियाएं हैं, तो उस वजह से हमने देखा कि ये होगा। बट जो उसका पैतृक चट्टान होगा उसके तो गुण रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो वो रहने चाहिए। ठीक है। सर अपने क्लास नोट्स को अपडेट कैसे करें, कुछ बताइए। भाई क्लास में सारी चीज कवर कराई जा रही है, क्लास में विगत वर्षों के क्वेश्चन भी पढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। अब जो मर्जी कर लो, जो मर्जी क्लास कर लो, अगर आपकी भाषा में दम नहीं है तो आप अपनी ऐसे वाले सवाल लिख के आगे कॉमन सेंस तो नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए हम क्या अनुरोध करते हैं कि जो क्लास में पढ़ाया जाए उसका जो भी एसोसिएटेड हिस्सा है
केजीएस की ज्योग्राफी की बुकलेट और एनसीईआरटी क्लास 11th से ले लो। यही हमने कहा है, कोई चेंज नहीं किया है। पहले दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आखिरी दिन भी यही कहूंगा। और जो बच्चे एग्जाम देकर आते हैं जो कहते हैं सर भूगोल बहुत अच्छा हुआ, उनके पास भी मैं ये नहीं कहता रात को जो है कुछ दवाई खाई थी, इन्हीं से होता है। अब ये जो कह रहे हैं सर क्लास नोट्स को अपडेट कैसे करें, सर कौन सा वेबसाइट पे जाएं, तो पहला तो वेबसाइट पे जाने की जो लत है ना, इसे रोको। अब वो जमाने नहीं रहे, अब आईएएस की तैयारी करने आ गए, वो चुप चुप के वेबसाइट वाले दिन गए। अब डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आपकी भाषा जो है अभी इतनी बढ़िया नहीं है कि आपको अच्छे अंक मिले। तो जो आपको बातें बताई गई, जो आप अपना लिखते रहते हो, तो क्यों नहीं साथ साथ में जब एनसीईआरटी पढ़ी, अगर उसमें कोई और सूचना मिली तो उसको साथ में जोड़ दिया। अब देखिए जो स्मार्ट छात्र हैं तो उन्हें पता है कि भाई कुछ कुछ चीजें बाद में भी आती रहती हैं, तो अपने नोट्स ही ऐसे लिखेंगे। यहां पे जगह छोड़ दी कि भाई ये चीज करंट अफेयर्स में, जैसे किसी छात्र ने अभी पूछा कि अभी हाल ही में एक शोध ने बताया कि जो है सन साइकिल के बारे में हमें ये पता चला, तो यहां से कर लिया। अगर कोई करंट अफेयर्स आया, यहां आपको क्लास ने बताया बहुत कुछ, और आप गए, आपने देखा यार एनसीईआरटी में एक ये भी विशेष लिखा है तो ये भी ऐड कर लिया। यही तो करना है, ये करना है, और आपके नोट्स चलते रहेंगे। अब इसमें हम क्या चाहते हैं, दिक्कत यह है कि जब तक छात्रों में डर ना डालो कि अगर मैं नहीं हूं, अगर ऐसे नहीं किया तो तुम मर जाओगे, और मेरे एक्सपीरियंस ने बता दिया कितनी लाशों पे चल के आया हूं, कुछ नहीं। कॉमन सेंस वाली चीज बता दो, यही नोट्स होते हैं। इतना आसान। ये तो मास्टर हल्का लग रहा है यार, ऐसे थोड़ी हो सकता। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं यार, तो कुछ तो गहरा होना चाहिए यार। बस इसी से हो जाएगा, हाँ इसी से हो जाएगा। अच्छे अच्छे लोग यही करते हैं यार, अच्छे अच्छे लोग जो क्लास में होता है वो लिखते हैं, और उसके बाद समाचार पत्र से उससे कुछ ऐड करना होता है कर लेते हैं। बहुत कुछ है। कई लोग तो क्या करते हैं, जो क्लास में लिखा है, क्लास में बहुत सारी चीजें फैली हुई होती हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें फैली होती हैं, तो वो क्या करते हैं, इसका संक्षिप्तीकरण भी कर लेते हैं। घर जाते हैं, इतने में संक्षिप्त रूप में लिखा, यहाँ पे कुछ नया। लेकिन ये तो उन लोगों का है ना जो सच में परीक्षा की तैयारी कर। बाकी को सर वेबसाइट बता दो। वेबसाइट यार फुर्सत नहीं है, मैं ही नहीं देख पा रहा हूँ वेबसाइट, तुम्हें क्या बताऊं। कह रहे वेबसाइट बता दो यार, सिर्फ वो है। हाँ जी, और क्या है यहाँ मेंस, कितने लोगों ने अभी तक लिखा है गाइस। ये विवेक कुमार है, ये अपना भोकाल मचाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं क्लास से पहले, आप लोगों के आने से पहले कहीं गाड़ी रोक कर पेपर चेक कर रहा होता हूँ। तो आज जो है पेपर चेक कर रहा था, कोई आया, उसने नॉक नॉक किया, देखा भाई, हाँ भाई। बोला आप केजीएस में पढ़ाते हो, सचिन सर हो? कहाँ? बोला मैं आपका स्टूडेंट हूँ। अच्छी बात है सर, आओ फ्लैट पर। मैंने कहा भाई मैं शिक्षक हूं, अभी देख रहे हो पेपर चेक कर रहा हूं, पिछले आधे घंटे से एक ही जगह पे गाड़ी रोक के पेपर चेक कर रहा हूं। हाँ कार भी देख रहा हूं, सब ठीक लग रहा है सर। ठीक है, एक वेबसाइट बता दो, शाम को फ्लैट पे मिलते हैं सर। क्यों? मैं अपने मित्रों को समय नहीं दे पा रहा हूं। और सच बता रहा हूँ, एमएमपी के कई छात्र जो हैं, कल रात तो कुछ शायद हम 11-12 बजे एक छात्र को मैंने 11 बजे मैसेज भेजा, अगर फ्री हो तो कॉल कर लो। 11 से 12 1 घंटे बात किए भाई, उसका फीडबैक देते हुए। और यहाँ सर अब फ्लैट पर, अरे भाई देख रहा होगा इतनी देर से कर क्या रहा है, अबे पेपर चेक कर रहा हूँ यार, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो ये सारी चीजें हो गई, क्लास को थोड़ा सा हल्के मूड में करके अब हम वापस आते हैं। तो अपने प्रश्नों पे मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, रूल बहुत ही सिंपल है, बेकार में किसी भी चीज में मैं बहुत ज्यादा आडंबर नहीं लगाता हूँ। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और मैं इतने वर्षों से ऐसे छात्रों के साथ हूँ जो अच्छे से सिलेक्ट होते हैं, बहुत ही सरलता से, बहुत ही सरलता से ईमानदार कोशिश करते हैं। हाँ किसी चीज की कसर नहीं छोड़ते, कोई नकली चीज नहीं करते, और उसमें पास हो जाते हैं। डेफिनेटली अखबार का भी सपोर्ट लेते हैं, अपनी एनसीईआरटी बेस बुक्स भी पढ़ी होती है, बहुत सारी चीजें पढ़ी होती हैं, ठीक है।
आज सुबह मैंने आदित्य श्रीवास्तव से भी बात की थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम अगर बिगनर्स के लिए कुछ आधा घंटा या 40 मिनट वो कर दें, लेकिन शायद उनको भी अभी ज्वाइनिंग का टाइम आ रहा है, पहले उन्हें हैदराबाद जाना है और फाउंडेशन शुरू होने वाला है, अगस्त के एंड में ही है। तो बोले सर मैं देखता हूँ अगर 2-3 दिन में टाइम मिला तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का सी सेट कब से चलेगा, किसी को पता है भाई? कोई बता दो या मोनम को, तो उनका कुछ हो जाएगा। हाँ जी, आ जाए ज्वालामुखी पर या उस पर, कौन सा, भूकंप और ज्वालामुखी? तो ज्वालामुखी। शिवम कह रहे हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ कब पढ़ाएंगे, प्लीज बता दीजिए। सुसाइड मत करना, आपको जरूरत नहीं है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ की, ठीक है। वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने यूट्यूब पे पढ़ लिया, अब आपका दिल उछाल मार रहा है कि वो बताइए, जैसे अभी किसी ने कहा ना चट्टाने तो वो आपकी किसी काम का नहीं, ठीक है। ये देखो शिवम, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ मत करिए, विश्वास करिए, पहले जो है उन्हें तो कर लीजिए। अब मैं यहां पर लिखूंगा 4.6 हार्डियन, 3.8 आर्कियन, 2.5 प्रोटेरोजोइक, और फिर क्या है, फेनेरोजोइक 541, फिर आएगा पेलियोजोइक, मीसोजोइक, फिर आएगा सीनोजोइक। ये 541, 245, 65। फिर मैं लिखवाऊंगा कॉस डीसीपी, फिर मैं लिखाऊंगा ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, फिर PEOMPPH। यही चाहते हो? मैं बताना चाहता हूं कि जो भूगर्भिक काल है 4.6 अरब जो पृथ्वी की उत्पत्ति का समय हुआ है, इसको भूगर्भ शास्त्रियों ने समय में बांट लिया है। और समय के काल होते हैं जिनमें जीवन अलग अलग समय पे उत्पत्ति हुई। पहले कैसे जीव थे, एक कोशिकीय जीव थे, फिर क्या हुए, बहुकोशिकीय जीव हुए, फिर वर्टिब्रेट हुए, केशरुकी जिसे कहते हैं, फिर इनवर्टिब्रेट हुए, उसके बाद मछली आई, मछली के बाद क्या आया, उभयचर आए, उभयचर के बाद क्या आए, सरीसर्प आए, सरीसर्पों के बाद क्या आए, स्तनधारी आए। ये वाला खेल यूट्यूब पे खेला जाता है कि बच्चों को बताया जाता है, देखो इतना मुश्किल है, कितने आसान से बता दिया। जीएस के छात्रों के लिए ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आपको पढ़ना हो तो हमने अपनी बुकलेट में डाल दी है, लेकिन उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं। अगर आप ऑप्शनल के छात्र हैं तो आपको निश्चित रूप से ये करना होगा। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को टाइम स्केल करना है। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के नहीं है, अगर आपको लगे कि सचिन सर ने नहीं पढ़ाया, तो अभी जैसे मैंने आपको कहा ना, किसी ने कहा शैल चक्र बताओ, यही तो है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये बदलते रहते हैं। अगर हमने शैलों को अच्छे से समझ लिया तो वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने कहा ये नामकरण है, ये डेट्स हैं, ये हमें शिक्षकों को याद रहनी चाहिए और छात्रों को, ऑप्शनल वालों को ज़्यादा इसकी डिटेल चाहिए। अगर आप जीएस के छात्र हो, कुछ नाम अगर आपको मिल जाते हैं तो आप कर लीजिएगा, वरना जब हम भारत के केस में जाएंगे, भारत के भूगोल के, भारत का भूगर्भिक इतिहास जब करेंगे, तब निश्चित रूप से मैं आपको कुछ काल देने वाला हूं। आर्कियन काल होगा, पुराना काल होगा, द्रविड़ काल होगा और आर्यन काल होगा। केवल भारत के केस में हम जीएस के छात्रों को भूगर्भिक इतिहास जानना है। विश्व के जियोलॉजिकल टाइम स्केल को ऐसा कोई खास जानने की ज़रूरत नहीं है। बट यूट्यूब में कुछ ऐसी चीज़ दिखानी है जो सामान्यतः न पढ़ाई गई हो, तो चमकाने के लिए कभी कभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल जीएस को भी बताया जाता है। इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपका फिर भी उत्साह है, मन है, तो आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी होगा, हमने अपने मटेरियल में भी डाला है। तो आशा शिवम को उत्तर मिल गया होगा, ठीक है। ये सतीश कुमार, पटना बिहार, दानापुर स्टेशन के पास, इन्हें इस बैच से दूर कर दीजिए। ये सपना का पता ढूंढ रहे हैं, और जैसा हम देख रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, फिर बात वही होती है ना
कि जब दुर्घटना हो जाती है तब हम बात करते हैं। तो जिस तरह की गलत चीज़ें हुई कलकत्ता में, उसके बाद इसका जीरो टॉलरेंस होना चाहिए भाई, एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस। जब नकली नाम है आपका और ऊपर से आप पूछ रहे हो दिव्या कहाँ हो कैसी हो, तो सीधा यार अगर ये बाहर मिल जाए तो बाहर तो पकड़ के मारेंगे इन्हें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये अपनी आइडेंटिटी हाइड कर लेते हैं, और ये आइडेंटिटी हाइड करके हमें इस चीज़ को हर जगह पे ब्लॉक करना चाहिए, एनीवेयर। और यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ जीरो टॉलरेंस है, इस चीज़ के लिए जीरो टॉलरेंस है। सरकारों को जिम्मेदार ठहरा लीजिए, पुलिस को जिम्मेदार ठहरा लीजिए। अगर ऐसी मानसिकता हम ही लोगों की होगी, इस प्रकार की क्रिमिनल माइंडसेट होगा, देयर इज नो सोल्यूशन टू दैट, एब्सोल्युटली नो सोल्यूशन टू दैट। इसी क्लास में मैं ऐसी चैट चलने दूं? क्यों चलने दूं भाई? आप भी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, इस चीज का जवाब ना दें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैट को इस तरह यूज करें जो आपके काम का हो। और इस तरह के जो भी आ रहे हैं, जो भी क्लियर आ रहे हैं, आपको भी पता है वो किस लिए आए हुए हैं, डू नॉट एंटरटेनमेंट, ठीक है। और जो भी ऐसे वाला दिखे बंद करो इसे। हाँ जी, तो ज्वालामुखी क्या होता है जल्दी से बताइए। ज्वालामुखी तो हमने देख लिया, उसका सिद्धांत तो देख लिया, ठीक है। तो ज्वालामुखी को हमने चित्रों में भी देखा था, कहाँ था ये हमारा ज्वालामुखी था। तो पहला तो ये लिखेंगे ज्वालामुखी की परिभाषा क्या है। पृथ्वी के तल से कुछ ऐसे स्थानों, मुख्यतः पर्वतों के मुख के आकार के बड़े बड़े गड्ढे, जिनमें से आग की लपटें, लावा, गली धातुएं एवं धुएं सहित निकलते हैं, उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, फिर इस पे थोड़ा सा और बेहतर, थोड़ा और आसान चीजें डिस्कशन के साथ लेकर आएंगे। डन। तो अब ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, तो ये ज्वालामुखी फटा है, ठीक है। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो चट्टान है। चट्टान जब टूटी होगी तो जो इस चट्टान में जो जो मिट्टी होगी वो जली होगी कि नहीं होगी। अंग्रेजी में शब्द है पायरो, पायरो मतलब आग, और क्लास्ट मतलब क्ले। तो जली हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट। तो भूकंप से तीन चीजें, भूकंप कह रहा हूं, ज्वालामुखी से तीन चीजें निकलेंगी। सॉलिड, ठोस टुकड़े आके उड़ रहे हैं हवा में, ठोस। दूसरा लिक्विड, मैग्मा बह के आएगा जो कि बाहर आके लावा कहलाएगा। और तीसरा गैस। तो तीनों चीजें निकलने वाली हैं। ठोस की पहले बात करता हूं, फिर हम बात करेंगे लावा की, और फिर हम बात करेंगे गैस की, चलेगा। ये हमने देख लिया कि पर्वतों के मुख के आकार से बड़े बड़े गड्ढों में से आग की लपटों में ये निकले। कुछ छात्र मुझे कह सकते हैं कि सर ये क्या पर्वतों के मुख से ही आता है। तो दो तरह का उद्भेदन होता है, दो तरह का। एक तो केंद्रीय नली से होता है। ये क्या हो रहा है, पहाड़ के बीच में केंद्रीय नली है, तो केंद्रीय उद्भेदन कहा जाता है उसे, एक सेंटर से निकलेगा। दूसरा क्या होता है, दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन में हमने देखा जो प्लेटें अपसारी प्लेटें हैं उनमें एक लाइन में से निकलेगा, तो उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहला तो हमने ये देखा कि ये हमारा, ये इस तरह से ये तरल है,
और तरल को भी तो कोई धकेल रहा होगा ना, कौन धकेल रहा है? गैस धकेल रही। गैसें कहाँ है? पृथ्वी के गर्भ में है। पृथ्वी के गर्भ में और हल्की हैं, हल्की हैं इसलिए दबाव बना रही हैं, बाहर आना चाहती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण। हल्की चीजें ऊपर आना चाह रही हैं, भारी चीजें केंद्र में जाना चाह रही हैं, वो जगह बनाएंगी गैस, तब तो कोई चीज अंदर जाएगी। तो गैस यहां पर क्लियर हो रही है, ये आ रहा है, तो ये सारी चीजें यहां पर आई। उसके बाद इन सब चीजों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? हम इन पे शोध करते हैं और कहां संभव है शोध उसके बारे में भी बताता हूं। तो पहली चीज ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के घटक घटक देख लें। तो इसमें पहले क्या आए? ठोस आ गए। ठोस पदार्थ जो आएंगे उस धमाके के साथ, तो इनको कहते हैं पाइरोक्लास्ट, पाइरोक्लास्टिक पदार्थ। ये मैंने आपको बता दिया कि पाइरो मतलब आग, क्लास्टिक मतलब मिट्टी। ठीक है। बड़े बड़े टुकड़े आ सकते हैं, बड़ी बड़ी चट्टान आपके ऊपर धमाका हुआ और एक बड़ी सी चट्टान का टुकड़ा आपके पास आ रहा है, उसको कहते हैं वोल्केनिक बॉम्ब। क्या कहते हैं? वोल्केनिक बॉम्ब। बम लिख लीजिए। ये क्या है? बहुत बड़े, बहुत सारे बड़े बड़े टुकड़े जो आपके ऊपर आ सकते हैं, चट्टान के टुकड़े, जब ज्वालामुखी फटेगा उन्हें बॉम्ब कहते हैं। ये सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद बड़े टुकड़ों के छोटे भी अंश हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं लेपिलाई। क्या कहते हैं? लेपिलाई, लेपिली। मध्यम आकार। और जो सबसे सूक्ष्म ठोस कण आएंगे उनको क्या कहेंगे? उनको कहते हैं स्कोरिया। से इस पे कैसा प्रश्न आएगा? मैं कहूंगा कि इस पर यह आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से जुड़ा है, तो ये शब्द दे देंगे आपको, इस तरह से वो ढूंढना हो। ठीक है। तो बड़ा टुकड़ा जो आपकी तरफ आएगा वो कहलाएगा बम, वोल्केनिक बम। छोटा वाला लेपिली, और छोटा स्कोरिया। ठीक है। इसके साथ यहां पर क्या आएगी? धूल आएगी, राख आएगी, प्लस अंगार आएगी। जब ज्वालामुखी जब फटेगा तो उसमें से धूल होगी, राख होगी और अंगार भी होगी। इनको, राख और अंगार मिलकर, इनको कहते हैं सिंडर। क्या कहते हैं? सिंडर। तो पहले तो केवल शब्दावली से परिचय करना। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये ठोस पदार्थ हैं, सॉलिड हैं, जो आपके पास आ रहे हैं। अब ये आकर राख आकर कहीं पे जमेगी, बैठेगी कि नहीं बैठेगी? अगर बैठ गई तो अवसादी चट्टानें बनेंगी। ठीक है। अगर राख और धूल आकर बैठी तो राख व धूल के अवसादों के जुड़ने से जो चट्टान बनती है वो कहलाती है टफ। सो टफ किससे बनता है? जो ज्वालामुखी से धूल निकल कर आ रही है, जो राख निकल के आ रही है, अंगार निकल के आ रही, उससे बनता है टफ। तो अगर मैं कहूं इन सब में 1 2 3 4 सबसे सूक्ष्म कौन सा है? 4 ही होगा सबसे सूक्ष्म। ये बड़े कण, ये मध्यम कण, ये छोटे कण, क्या मैं कह सकता हूं धूल और राख एकदम सूक्ष्म कण होंगे? तो ये जाकर जब अपनी चट्टान बनाएंगे तो इनकी अवसादी चट्टान क्या कहलाती है? टफ कहलाती है। ठीक है। ये जो छोटे छोटे स्कोरिया हैं, छोटे छोटे स्कोरिया अगर पानी में बह गए, अगर पानी में बह गए तो ये भी तो कहीं जाके एकत्रित होकर ऐसे नुकीले पत्थरों का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो स्कोरिया अगर मिलकर इनकी अवसादी चट्टान क्या कहलाती है?
ब्रेसिया। क्या कहलाती है? ब्रेसिया। याद रहेगा। तो ये कुछ शब्द हैं जो किताबों में होते हैं, छात्र अक्सर उसमें उलझ जाते हैं, तो मैंने उन्हें आसान करने के लिए क्रम में डाल दिया ताकि आप उसे समझ सकें। ये क्या हुए? ठोस। ठोस हो गए। कोई डाउट इसमें? ठोस के बाद अब हम आ रहे हैं तरल। तरल में क्या है? पिघली चट्टानें। इनमें क्या होते हैं? एक तो खनिज होते हैं, खनिज होते हैं, खनिज जैसे सिलिकेट, याद है सिलिकेट, क्वार्ट्स ऑफ फेल्सपर बताए थे आपको। सिलिकेट व धात्विक होते हैं। इनका नामकरण क्या है? बाहर आ गई तो लावा, अंदर है तो मैग्मा। तरल में बाहर आ गए तो लावा, अंदर है तो मैग्मा। तो तरल में क्या आएंगे? आपके जितने भी खनिज हैं वो बहुत ज्यादा तापमान होने की वजह से वो पिघल कर आएंगे। डन। अगले पेज पे जाता हूं। तरल पर मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका लावा, लावा दो प्रकार का होगा। जब बाहर आ जाते हैं दो प्रकार का होगा। एक जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक, सिलिका अधिक, और दूसरा सिलिका की मात्रा कम। सिलिका अधिक और सिलिका की मात्रा कम। जिसमें सिलिका अधिक होती है उस लावा को अम्लीय लावा कहते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अम्लीय लावा, इसको हम कहते हैं क्षारीय लावा। ये अधिक तापमान पर होता है, इसका तापमान भी अधिक होता है, और ये इसका घनत्व, इसका घनत्व की जगह क्या कहूं मैं, ये तरलता अधिक होती है। तरलता भी इसकी अधिक होती है। जब हम इसकी बात करते हैं अम्लीय लावा, तापमान तो है, अभी भी पिघला तो हुआ है लेकिन उतना गर्म नहीं है, और ये जो है तरलता कम होती है। तरलता कम होने की वजह से इसकी मोबिलिटी, इसका स्थानांतरण कम सहज होता है। वो सहजता से बह जाता है, उसमें बहाव होता है। ठीक है। किसी ने कहा विस्कोसिटी, आप बिल्कुल इसे विस्कोसिटी मान सकते हैं। डन। तरल पार्ट भी डन। अब कौन सा पार्ट है? गैसीय पार्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ज्वालामुखी पृथ्वी की डी गैसिंग, गैसीय उत्सर्जन लिखवाया था आपको, गैसीय उत्सर्जन डी गैसिंग का प्रमुख माध्यम है। जो भी गैसें थी, हल्की गैसें जो पृथ्वी के गर्भ में फंसी हुई हैं, बाहर निकलना चाहती हैं, कैसे निकलती हैं? यही प्रक्रिया उसमें प्रमुख है। कौन सी प्रक्रिया? ज्वालामुखी। ठीक है। गैसों में
कार्बन के ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। उसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे, सल्फर के ऑक्साइड निकलेंगे, H2S, अमोनिया इत्यादि निकलते हैं। लेकिन लेकिन वाष्प 70 से 80% होता है। तो बाकी क्या हुए? बाकी कम मात्रा में। ये कितने हुए? 20 से 30%। तो ज्यादा क्या निकलता है? वाष्प। ज्यादा क्या निकलता है? वाष्प निकलता है। और इसी वाष्प से हमारे वायुमंडल में पानी आया, हमारे जलमंडल में पानी आया। सवाल कई बार आता है कि पृथ्वी के पास जल कहां से आया? पृथ्वी के गर्भ में ही जल था, गर्भ में ही जल था और वो यहां से निकलता है ज्वालामुखी से। और वाष्प में, भाप में अपनी शक्ति होती कि नहीं, मैकेनिकल शक्ति होती कि नहीं होती है? वो धकेलती हुई आती है। तो इस वाष्प की वजह से चट्टानें टूटती भी हैं और ये ज्वालामुखी का पूरा पदार्थ है, सॉलिड लिक्विड गैस। तीनों हो गए, डन। ये हमारे ज्वालामुखी हुए। कहां पर दिखाई दे रहे हैं? ये कुछ पहचाना हुआ क्षेत्र है? क्या है? प्रशांत महासागर का अग्निवलय। ये भी प्रशांत महासागर का अग्निवलय है। उसके बाद इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। कौन सी कहा जाता है? मध्य महाद्वीपीय पर्वत पेटी। पर्वत पेटी यहां है। भारत में एक डकन लावा में हुआ था, ऐसे ही साइबेरिया में भी हुआ था, ऐसे ही यहां पर भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे ही यहां भी हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमने लावा के पठार देखे, ज्वालामुखी देखे और ज्वालामुखी क्षेत्र देखे। तो इनको जानने के लिए कि ये कैसे हैं, कहाँ आए हैं, तो उसके पहले हमें थोड़ा सा ज्वालामुखियों के प्रकार करने पड़ेंगे। तो ज्वालामुखी पृथ्वी के धरातल पे एक छिद्र है जिसमें पृथ्वी के भूगर्भ से आग, गर्म लावा, धुआं, ये आपने लिख लिया है। उस छिद्र बनता है, उसको क्या कहते हैं हम? क्रेटर कहते हैं या विवर कहते हैं। तो क्योंकि ये बार बार आ रहा है और वो वर्गीकरण मैंने यहां नहीं लिखा है, तो आप लिखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। एक तो अभी जो आपने देखा वो किसके आधार पे है? वो सक्रियता के आधार पर, ठीक है, सक्रियता के आधार पर है। कैसे होते हैं? 3 तरह के होते हैं जो भी हमने स्लाइड में देखे। पहला सक्रिय, दूसरा सुषुप्त और तीसरा मृत ज्वालामुखी। सक्रिय, सुषुप्त और मृत। सक्रिय मतलब एक्टिव, सुषुप्त मतलब सो रहा है, कभी भी गुस्सा आएगा, चल सकता है। और मृत मतलब एक्सटिंक्ट ही हो चुका है, अब यहां ज्वालामुखी कभी नहीं आएगा। अब यहां पर ज्वालामुखी कभी नहीं आएगा, ठीक है। इस पर चर्चा करेंगे, कुछ लिखवाएंगे भी। श्रेया जी जब भारत का भूगोल बताएंगे तब इसका भी जवाब दे देंगे, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या था? उद्गार के आधार पर। केंद्रीय उद्गार,
और क्या है? दरारी उद्गार। अब ये आपके फ्लोचार्ट होते हैं, जितने फ्लोचार्ट आपने कर लिया उतना काम हो जाएगा। जितना फ्लोचार्ट आप कर लेंगे उतना काम हो जाएगा। अब जब आप किताब पढ़ते हैं तो किताब से उसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। सक्रिय कहाँ है? जहां पे कहीं ना कहीं पर कोई मैग्मा, कोई चट्टान पिघल रही है। तो क्या हमें पता है कि सक्रिय क्षेत्र कौन से हैं? जल्दी से बताइए, कहाँ चट्टानें पिघल रही हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये भी कुछ ऐसे ही बात कर रहे हैं कि परिप्रशांत वलय। बैठ जाइए। लेकिन ये उत्तर मैं आपसे नहीं सुनना चाहता हूं, क्योंकि अब आप प्लेट टेक्टोनिक्स कर चुके हैं। उत्तर मुझे सही चाहिए। हाँ जी। प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र। बैठ जाइए। तो इन्होंने कहा प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र पर। तो मुझे बताइए, क्या इस पे खत्म होता है या हमारे साथ प्लेटों का अपसरण क्षेत्र भी है? क्या पूरी की पूरी महासागरीय कटक ज्वालामुखीय क्षेत्र है या नहीं है? तो अगर मुझे लिखना हो, मैंने देखा जिस तरह से जीएस की किताबें लिखी जाती हैं उसमें लिखा जाता है ये ना विसुवियस में है, इटना में है, यहाँ है, वहां है। अरे भाई सीधी सी बात है, हमने तो भूगोल कर लिया, हमें तो पूरा एड्रेस पता है। बल्कि उस मानचित्र में आप देखेंगे कटक बनाए नहीं गए हैं। कटक भी तो ज्वालामुखी एक्टिव एरिया है कि नहीं? कौन सा टाइप ऑफ मैग्मा है? दरारी है। जो हमारे महासागर नितल के कटक हैं। कटक को क्या कहते हैं? रिज, ओशन बॉटम रिज। और ये पूरी की पूरी आपने देखी, जो अगर मानचित्र देखा है आपने तो वो सब जगह पे स्थित है कि नहीं? तो ये तो कोई जवाब भी नहीं दे रहा। वो सोचने वाली बात है कि नहीं? तो वहां पर जब हमें उत्तर लिखना होगा तो बहुत सारी चीजें बार बार बिंदु लाने होंगे। अगर हमें यही पता है परिप्रशांत वलय, फिर उसी को खींच के च्युइंगम की तरह ऐसे लिखेंगे, वैसे लिखेंगे, फिर कहेंगे देखो जापान में भी आता है, फिर बोलेंगे एलुशियन में भी आता है, फिर बोलेंगे कुरिल में भी आता है, फिर कहेंगे फिलीपींस में भी आता है। भैया सारे एक ही तो चीज कह रहे हो आप। ठीक है। अब मिथुन लिख रहे हैं अगर सीमांत क्षेत्र। चाचा सीमांत के आगे भी तो बढ़ोगे ना। सीमांत भी तो प्लेटों के दो तरह के हैं जिन पे ज्वालामुखी आता है, तीसरे पे नहीं आता है। जो हमने कहा जो हमारा रूपांतर वाला उस पे नहीं आता है, तो कहां पर आएंगे? पहली बात, सक्रिय कहां पर होंगे? सक्रिय एक तो हमारे कटक पर होंगे, अपसारी सीमा। ठीक है, अपसारी सीमांत। दूसरा क्या है? अभिसारी सीमांत। तो अचानक लोगों को लगा हाँ हाँ सर सही कह रहे हैं, मेरा थोड़ा सा कमी रह गई थी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो इसमें क्यों अंतरा प्लेट नहीं लिखेंगे? अंतरा प्लेट गर्म क्षेत्र हॉटस्पॉट। सारे सक्रिय हो गए कि नहीं हो गए? अब मुझे एक बात बताइए कि महासागर में तो फट रहा है और कटक आ रहा है, क्या कोई हमारे पास भूमि का उदाहरण है जो फट रहा है? कहां पर? अफ्रीका में। अफ्रीका की जो रिफ्ट घाटी है वहां पे मैंने आपको बताया माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया, माउंट रुवेंजोरी कुछ दिखाए थे वहां पर। वो सारे के सारे क्या हैं? इस तरह के एक्टिव क्षेत्र हैं। अपने आप एक्टिव क्षेत्र हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और क्या है? और जहां पर हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट का हमने बता दिया 50 के करीब हॉटस्पॉट दुनिया में है, तो वो भी आएंगे। मशहूर हॉटस्पॉट बताइए। हवाई। तो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका सक्रिय का? अपने आप ही हवाई हो जाता है कि नहीं हो जाता? हवाई द्वीप इसका उदाहरण हो जाता है। हवाई के बहुत सारे द्वीप हैं। हवाई तो द्वीप के समूह का नाम है, उसमें बहुत सारे द्वीप हैं। मोना किया, मोना लोआ, कीवालिया, ये सब वहां के नाम है, लेकिन आपको उसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी। एक हमारे भूमध्य सागर में, अब भूमध्य सागर में कैसा क्षेत्र है? अभिसरण का या अपसरण का? सोच के बताइए। भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, कैसा क्षेत्र है? सोच के हाथ पर बताइए। अभिसरण, किस चीज का अभिसरण हो रहा है? कौन सी प्लेट? वो तो मुझे पता है प्लेट का है, गुलाब जामुन का नहीं है, बट कौन सी प्लेट? अफ्रीकी प्लेट और यूरेशिया की। यूरोप की प्लेट और अफ्रीका की प्लेट टकरा रहे हैं, बीच में क्या बना है? एक सागर बना है, उस तरफ एल्प्स भी बना है। तो
तो ये जो है यहां पर क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। तो इसलिए भूमध्य सागर में इटली का एक द्वीप है, उसका नाम है लेपिली द्वीप। उस द्वीप पर एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली हमेशा ही सक्रिय रहता है। तो अंधेरी रात में जब जहाज आ रहे होंगे तो उनको एक रोशनी दिख रही होगी कि नहीं होती। तो जहाजों के नौवहन के लिए, नेविगेशन के लिए किनारों पर अक्सर लाइट हाउस लगाए जाते हैं। वो लाइट हाउस क्या करते हैं, इस तरह से लाइट जो है समुद्र की तरफ करते रहते हैं, हमें उनकी पोजीशन पता होती है। तो उनकी पोजीशन, क्योंकि मानचित्र में वो डले हुए होते हैं, हम उनसे अपना एंगल नापते हैं और अपनी पोजीशन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो एक तरह से आपका क्या होते हैं, दिशा सूचक। तो वो लाइट हाउस कौन बनाता है, सरकारें बनाती हैं। सरकारें बनाती हैं। तो भारत सरकार का भी एक लाइट हाउस एसोसिएशन है। भारत सरकार भी किनारों पर लाइट हाउस बनाती है। हर नौवहन वाला देश वो लाइट हाउस बनाता है। यहां हमें क्या मिल गया, प्रकृति ने दे दिया। तो स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है। तो क्यों कहा गया लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, हमेशा के लिए प्रकृति से वो लाइट जल रही है। तो क्या हो गया ये हवाई, और यहां पे क्या लिखेंगे, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली। चलिए कब तक चलेगा, जब तक माल है नीचे, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक सांसें चलेंगे। एकदम शोले वाला चल रहा है इसका। भारत में भी कोई है सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन, सुना है नहीं सुना है, सुना। सच में सक्रिय है, मजाक मजाक में, सच में सक्रिय है या नहीं है, सब पता नहीं सर, ज्वालामुखी मैंने तो कभी देखा नहीं। तो जाके देखो यार, मैंने तो कहा सिर्फ जाके देखने मतलब अपनी जान देनी और मैं आईएएस ना बन जाऊं, जाके देखना। तो मेरा एक छात्र था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो कई जगह से होते हैं, तो मेरे ख्याल से 2019 कोविड से जस्ट पहले फिर से कुछ सक्रिय हुआ बैरन। तो उसने मुझे मैसेज भेजा कि सर मैं अंडमान में हूँ, तो अगर आप मानचित्र जब आपको दिखाएंगे तो वो उत्तर में, बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप उत्तर में है। तो बोला सर बैरन जो है फट रहा है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब आपको कहे देखने की क्या जरूरत है, देखने की क्या जरूरत है, अपनी तरफ से एक आकर्षण होता है। उसने नाव ली और नाव से लोग जा रहे हैं। सर ये सब मरेंगे, क्यों मरेंगे, ऐसा नहीं है कि जब सब कुछ तबाह हो जाएगा, वो दिख रहा होता है, दूर से भी दिख रहा होता है। जब तक आपने देखा नहीं तो आपको लगता है बहुत बड़ी चीज है। तो कई बार मैंने कहा ना, क्योंकि मैं प्रशांत महासागर में कई बार जहाजों से गया, तो आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा है, द्वीप पे ज्वालामुखी फट रहा है, आप उसके पास से निकल रहे हैं। तो ये सामान्य सी प्रकृति की प्रक्रिया है, क्योंकि हमने देखी नहीं इसलिए हमें अजीब सा लगता है। हाँ निश्चित रूप से अब आप वहां ज्वालामुखी फटने वाला, आप क्रेटर पे ही बैठ के धुनी रमाने लगे कि यहीं पे मोक्ष चाहिए, तो क्विक मिलेगा, नीचे से ऊपर तक मिलेगा, ठीक है, एकदम करारा वाला मिलेगा। ये नहीं पता कि ठोस मिलेगा, तरल मिलेगा या गैसीय मिलेगा, बट मिलेगा पक्का। तो ये संभावना बिल्कुल है, ये एक्सीडेंट होते हैं, बट मोस्टली आपको पता है इन क्षेत्रों का, तो यहां पर ये चीजें चलती रहती हैं। तो भारत में हुआ बैरन, ठीक है। सुषुप्त क्या होता है, सुषुप्त ऐसा है कि 2 अटेम्प्ट प्रीलिम्स के दिए, बिना किसी को बताए, कॉलेज में ही दे रहे थे और उसी में हो गए फेल। अब किसी को बताया नहीं, 4-5 साल बाद अचानक बोले यार मुझे लगता है आईएएस वगैरह मुझे देखना चाहिए। किसी को नहीं पता कि आपने 4 साल पहले दिया था, देखो जरा इसका सिलेबस वगैरह देखो, तो मैं ट्राई करता हूं। तो फिर अचानक फिर से दे रहे हैं। तो ये होते हैं सुषुप्त। सर ये सो क्यों जाते हैं, सो क्यों जाते हैं, ये ज्वालामुखी है, यहां पे फटा, नीचे कहीं से तो माल आ रहा होगा ना, पृथ्वी के अंदर से आ रहा होगा। अंदर क्या है, मैग्मा पूल है, मैग्मा पूल में बहुत सारा दबाव था, मैग्मा भरा हुआ था और दबाव था, फटा, पेट खाली हो गया, खत्म, मामला खत्म। बट हीट तो अभी भी है, चट्टाने अभी भी हैं। तो फिर क्या हो रहा है, फिर से भर रहा है, फिर से भर रहा है, गैसेज हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही हैं, और उसके बाद फिर निकल के आएगा। सर तो पता कैसे चलेगा कब आएगा, किस्मत। पिछली बार बता दिया था कि मैं फट सकता हूं, तो जरूरी है वहीं पे रहना। तो ऐसा हुआ कि 1970 के दशक में इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटा, जिसको कहते हैं
करकटवा, बड़ा मशहूर ज्वालामुखी है, इतना कि इसकी आवाज जो है अफ्रीका तक सुनी गई, ऐसा कहा जाता है। सुनी गई नहीं सुनी गई मुझे नहीं पता भाई, बहुत बड़ा फटा था करकटवा। करकटवा फटा और करकटवा का जो राख और धुआं निकला वो ऊपरी वायुमंडल में गया तो हवाओं के संचरण में आ गया और पूरे पूरे क्षेत्र में वो फैल गया। तो ऐसे कई ज्वालामुखी होते हैं जो ऊपर तक जाती है उनकी राख और फिर वो जो है संचरण में आ जाती है। तो करकटवा बहुत ज्यादा मशहूर हुआ और वो द्वीप भी नष्ट हो गया था। धीरे धीरे लोगों ने रहना शुरू कर दिया और करकटवा के अंदर एक छोटू करकटवा टाइप का जो है बेबी करकटवा ऐसे मुहाने पर था। जहां तक मुझे याद है 2018 में कुछ लोग पर्यटन देखने गए थे कि भाई ये छोटा करकटवा है। छोटे करकटवा ने उसी दिन जो है उनका हैप्पी बर्थडे कर दिया। नेवर एक्सपेक्टेड, लेकिन करकटवा फिर फट गया। तो जिनकी लिखी होती है वो जाते ही जाते हैं। न्यूजीलैंड में इसको पर्यटन के लिए वहां रोटारुआ नाम का एक प्रांत है उनके नॉर्थ आइलैंड पे, जहां पे ज्वालामुखीय स्थल आकृतियां हैं। तो ज्वालामुखी की गैस की वजह से वहां पर गर्म मिट्टी के ज्वालामुखी हैं। गर्म मिट्टी के ज्वालामुखी मतलब समझिए कि मिट्टी है, पानी में घुली हुई मिट्टी, आप समझ लीजिए कीचड़ और गारा है और उसके अंदर गैस फंसी हुई है, तो उबलती हुई मिट्टी है, तो लोग उसे देख सकते हैं। वहां पे पानी है, पानी के अंदर बहुत सारा सल्फर है, वो भी है। कई लोग तो ये कहते हैं जब प्रारंभिक अर्थ बनी थी, प्राथमिक अर्थ जब बनी थी, जब जीवन नहीं आया था, तब की दशाएं न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। तो बहुत से शोधकार खासकर उस क्षेत्र में जाते हैं। अब न्यूजीलैंड में ये है तो न्यूजीलैंड में लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। मेरे ख्याल से कोविड के बाद 2022 में ये हुआ है कि एक द्वीप पर जहां ये हलचल चल ही रही है, तो एक कंपनी ने, टूरिज्म कंपनी ने लोगों को लिया और कुछ 100 टूरिस्ट थे, वो सब देखने गए कि ज्वालामुखी है, यहाँ इसका धुआं निकल रहा है, उसे धुआंरा कहते हैं या फ्यूमरोल कहते हैं, वो सारी चीजें दिखा रहे थे। तो तभी तो सामान्य चल रहा था, बट अचानक पूरा द्वीप हिलने लगा और बात हुई कि भाई ये तो पहले तो हुआ कि यार ये तो आम सी बात है, लेकिन वो खतरा बढ़ने लगा तो जो लोग भागे, तो जो बच के आगे 50-60 बच के आगे, 40 पहाड़ के उस तरफ से जो डिटेल में देखने जाते हैं ना, उधर भी देख कर आता हूँ, 40 उधर फंस गए। तो न्यूजीलैंड की सरकार ने विशेष राहत और बचाव किया, सबको निकाल लिया, बट वो क्षेत्र वैसे हैं जहां पर ये हो जाता है। ठीक है। और मेरे ख्याल से तो 2022 और 23 में यूट्यूब और व्हाट्सएप पे बहुत सारे वीडियो बने थे, जिसमें कि एक द्वीप लोगों के सामने ही बना। अचानक नीचे से ज्वालामुखी फटा प्रशांत महासागर में, और वो ज्वालामुखी नीचे से फटते फटते सतह पे आया और वो नया द्वीप बना। ढूंढिएगा किस तरह से बना। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुषुप्त वो होते हैं जो किन्हीं कारणों से उनका मैग्मा चेंबर या तो खाली हो गया या उनमें उतना दबाव नहीं है, गैसें नहीं है। और कई बार क्या होता है, आपका लावा अगर फ्लूइड नहीं है, आसानी से बहता नहीं है, तो वही यहां पर क्या कर देता है, मुंह को बंद कर देता है। तो अब प्रेशर कुकर में सीटी कब आएगी, जब इतना प्रेशर होगा कि सीटी हट जाए। तो ये जो है, ये ज्वालामुखी का क्रेटर था, विवर था। अब ये क्या हो गया, ठोस, ये बंद हो गया, नीचे से प्रेशर हो रहा है। अगर ये खुल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये ज्वालामुखी यहीं से पूरा पहाड़ तोड़ के फटेगा, और भी ज्यादा बड़ा फटेगा। तो आपको पता है इसको क्या कहते हैं, क्रेटर, और इसको क्या कहते हैं, कालडेरा। सर ये क्रेटर और कालडेरा समझ में नहीं आया, तो मैंने कई बार यही उदाहरण दिया है कि दिवाली पे हम अनार जलाते हैं, अनार जला दिया और खत्म हो गया। अब अनार के उस तिकोने में हम एक बम भी लगा के लगे हाथ इसे भी उड़ा दो। सो जब बम फूटने के बाद जो उस बेचारे का मुंह हो जाता है, वो कह रहा है कालडेरा। पहले क्या था, पहले तो केंद्रीय नली से जो है निकला था, वो क्रेटर था। तो जब एक ज्वालामुखी उसी मुंह से 2 बार फट जाए, पहले से तो सामान्य निकला, केंद्रीय नली वाला उद्भेदन हुआ, उसके बाद उनकी नली बंद हो गई थी किसी वजह से, तो वो फटकर दोबारा निकला। कई बार क्या होता है कि केंद्रीय नली से हुआ और अंदर सब खाली हो गया, अब क्या हो गया, अंदर खोखला हो गया, चट्टाने तो भारी हैं, तो कई बार क्या होता है, अपने भार से ही क्रेटर ढह जाता है।
तो ढह जाता, फिर मुंह चौड़ा हो जाएगा कि नहीं। चौड़े मुंह को क्या कहते हैं, काल्डेरा, और पतले मुंह को जो ओरिजिनल होता है उसे क्या कहते हैं, क्रेटर। सुषुप्त समझ में आया। सुषुप्त का सबसे बढ़िया उदाहरण है विसुवियस, सबसे बढ़िया उदाहरण है विसुवियस, इटली में, इटली में। तो 20वीं शताब्दी में ये जो हमारे पुरातनविद होते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये इटली में खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते अचानक इन्हें एक क्षेत्र पर कुछ ऐसे अवशेष मिले कि यार ये तो ऐसा लगता है कोई प्राचीन कोई भवन होगा, उसकी एक ईंट मिली। तो उन्होंने और हटा के देखा, ईंट के बाद मिली दीवार, और हटा के देखा, दीवार नहीं, वो पूरा का पूरा भवन निकला। तो उन्होंने कहा भाई ये बहुत ही पुराना मध्यकालीन युग का, मध्यकालीन युग का हमें एक भवन निकला है यहां पर, और ये क्या था, इस मृदा के नीचे मिला है। तो जरा और लोगों को बुलाइए। जब और लोगों को बुलाया तो वो एक भवन नहीं था, उसके बाद एक सड़क मिली। सड़क मिली तो क्या हुआ, एक सड़क के किनारे घर मिले। घर नहीं मिला, पूरा का पूरा शहर मिला, पूरा का पूरा शहर मिला, और उसमें लोग एज इट इज बैठे बैठे राख के बुत और कंकाल बन गए थे। किसी को पता ही नहीं था कि पोम्पी नाम का शहर जो विसुवियस की छांव में था, रात में विसुवियस में आवाज आनी शुरू हुई, अक्सर आया करती थी। अचानक विसुवियस फटा, और फट के उसके ऊपर से सारी की सारी राख, अंगार सारी की सारी पूरे शहर को अपने गर्त में ले गई, और कम से कम 50 मीटर की राख में वो शहर दब गया। किसी को पता ही नहीं वहां पे शहर था। सर पता कैसे नहीं सर, मोबाइल नहीं था, मध्यकालीन युग। भाई कोई आएगा, कभी कोई ट्रैवलर आ गया, जैसे हमने फाइयान वैनसेंग सुना, कोई आ गया यात्री तो बताएगा। तो यात्री आते नहीं, जो था कहीं तो वहीं निपट गए होंगे, उनकी आखिरी यात्रा हो गई होगी, है कि नहीं। लेकिन जो थे ये थे। तो पोम्पी वाला विसुवियस जो है, विसुवियस एक अद्भुत उदाहरण है। इसके अलग अलग काल में ये उठा है। तो ये हुआ विसुवियस, शहर का नाम पोम्पी। डालिएगा यूट्यूब पे पोम्पी और विसुवियस, बहुत ही बढ़िया सा वीडियो है, आपको बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई देंगी। तो कौन सा हुआ, ज्वालामुखी में इटना लिख लिया, इटली वाला लिख लिया था, स्ट्रोम्बोली लिख लिया था, भूमध्य सागर की लाइट हाउस, लाइट हाउस को प्रकाश मीनार भी कहते हैं, और जापान का फुजियामा, ये भी मशहूर है, ये सक्रिय हो जाता। प्रसुप्त में मैंने आपको कौन सा बताया, विसुवियस है। कारकाटोआ भी बता दिया, ये दोनों लिख लो, काम हो जाएगा, कारकाटोआ और विसुवियस, ठीक है। अब कौन सा वाला मृत हो गया, ये हमने प्रसुप्त, हमने सुषुप्त लिखा है, उसमें प्रसुप्त लिख लीजिए इसको, डोरमेंट को, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था विश्व की सबसे ऊंची नौवहनीय झील कौन सी थी, टिटिकाका। टिटिकाका एक ज्वालामुखी के मुहाने में, तो वो क्या हो गया, अब एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हो कि ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट हो गया, फिर भी तो फट सकता है, जैसे अभी आपने कहा करकटोआ में मजे लेने चले गए थे और आखिरी हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको हॉटस्पॉट बताया, हॉटस्पॉट में एक रेखीय क्रम में बनते हैं कि नहीं द्वीप, क्यों बनते हैं एक रेखीय क्रम में, क्योंकि एक जगह तो मैग्मा का पाइप है, जब तक वो था यहां था, अब ये हट गया तो ये हटते चले गए, ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हैं कि नहीं, अब ये सारे के सारे मृत हैं, क्योंकि अब इनके नीचे तो पाइप कभी आने नहीं वाला, क्योंकि प्लेट तो इसी दिशा में जा रही है ना, प्लेट तो इसी दिशा में। तो हॉटस्पॉट के आसपास के जो अभी सक्रिय है, सक्रिय को छोड़कर जितने भी पुराने हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, मृत हो गए, क्योंकि वो तो एक पिचकारी से ही बने थे, जिसे हमने पिचक कहा, तो वो हो गए मृत, ठीक है। भारत में आपने सुना है नारकोंडम, भारत में नारकोंडम मृत हो गया, नारकोंडम। ऐसे ही हमारा किलीमंजारो, किलीमंजारो, ठीक है। और म्यांमार में इंटरनेट पे वो कोई कह रहा है वेबसाइट देखनी है, पोपा, पोपा ज्वालामुखी अब
मृत हो गया तो वहां पर क्या हो गया? मंदिर हो गया। बहुत बढ़िया एकदम भव्य जो है मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर सी सीढ़ियां हैं, मंदिर तक जाओ। क्यों? अब सारा मुंह तो बंद हो गया है, वो हो गया है मृत। सर अगर चल गया तो? फिर मैं वही कह रहा हूं, मंदिर है किस लिए जा रहे हो? शांति के लिए, वहीं इंस्टेंट मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। भाई यूपीएससी का सेंटर नहीं रखते, उसको चिंता मत करो। सर ये कैसे डिसाइड होता है कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो है या एक्टिव है? तो रिया ऐसा होता है कि एक यूपीएससी का एस्पिरेंट और एक टीचर आपस में क्या करते हैं, इंकी पिंकी पोंकी करते हैं, ये वाला है ये वाला नहीं। अरे भूगर्भ शास्त्री उसके नीचे देखता है मैग्मा चैम्बर है नहीं है, अभी तो आपको कारण बताया, बताया कि नहीं बताया? ऐसे थोड़ी 1 2 3 4 ये वाला चल हो गया, ये नीले रंग का है मुझे पसंद नहीं आ रहा। मतलब ऐसे सवाल पूछते हैं कि बिल्कुल ही मतलब लगे या मंगल ग्रह से आ रहे हैं क्या। इतने इतने समय से आपको चट्टाने बता दी, सब कुछ बता दिया, अभी आपको कारण भी बताया कि अगर पिचकारी के ऊपर हो तो सक्रिय है, वहां से हट गए तो हमेशा के लिए निष्क्रिय होगी। अगर आपकी प्लेटों का अभिसरण हो रहा था और अब वो अभिसरण बंद हो गया है, तो अब वहां पर कुछ नहीं होगा। सर अभिसरण बंद भी हो सकता है, तो अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं क्या? नहीं, वो कास्ट लगा देते हैं, वो कहते हैं इस हड्डी को हिलाना मत। उसमें क्या है, हमारा शरीर फिर कैल्शियम बनाएगा, तो कैल्शियम जो क्रैक आया उसको भर देगा, तो उससे क्या हो गया, हड्डी फ्यूज हो गई, जुड़ गई, है ना। तो ऐसी प्लेटें हैं, दो प्लेटें आपस में टकरा रही, और ये वाली प्लेट नीचे जा रही, नीचे जा रही, क्योंकि इसको यहां से धक्का लग रहा है, जो हमने कहा स्लैब खिंचाव भी हो रहा है, यहां से दबाव भी हो रहा है। अब प्लेट में खिंचाव दबाव धीरे धीरे बंद हो गया और दोनों पिघली हुई हैं, तो दोनों पिघल के एक दूसरे से चिपक के एक भी तो हो सकती हैं, संभव है कि नहीं? तो ऐसा कई बार होता है कि प्लेटें जो हैं आपस में जाकर थोड़े समय तक अभिसरण हो रहा था फिर रुक गया। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण अगर आप चाहते हैं तो यूरेशिया प्लेट में दो चीजें आती, यूरोप और एशिया, और क्या उनकी सीमा है? यूराल। यूराल क्या है? एक वलित पर्वत है। कैसे बना था प्लेटों के? अब रुक गया है, अब यूराल में कोई ज्वालामुखी नहीं आएगा, अब वो एक ही प्लेट का हिस्सा हो गया, तो उसमें क्या आ गया? जोड़ आ गया। तो ये कौन बता सकता है? आप और मैं नहीं बता सकते, ये हमारा भूगर्भ शास्त्री बताता है। और मैंने हमेशा कहा हमारा भूगर्भ शास्त्री और खगोल वैज्ञानिक ज्यादा इज्जत का काम करते हैं, हम तो केवल नोट्स टेपते हैं उनके। तो यहां पे अचानक सर कैसे पता चलेगा? सपना आता है, ठीक है, देवी जो हैं आती हैं सपने में बेटा, और किसके में आती हैं? भूगर्भ शास्त्री में। ज्योग्राफी वाले के ड्रीम में भी देवी नहीं आती, बेटा तुम 4 ज्वालामुखी देख रहे थे, 2 सक्रिय हैं 2 निष्क्रिय हैं, लिख लो। ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। हाँ जी सर, नारकोंडम मृत, चलो इधर सॉरी, इसमें डाल दें, डोरमेंट में डालें, एक्सटिंक्ट में डालें? एक्सटिंक्ट में डालें या डोरमेंट में डालें? किलीमंजारो, भारत का भूगोल अभी नहीं कर रहे, लेकिन भारत के भूगोल में फिर आपको दिखाएंगे कि कहां पर ये है, ताकि हम उसको कर सकते हैं। अभी आप किलीमंजारो और पोपा लिख लो, चलेगा? हमने यहां पर भी कुछ कुछ आपको दिए हैं। क्या उदाहरण दिए? किलीमंजारो दे दिया और पोपा दे दिया, इसको रख लेंगे। कहां पर आ रहे हैं ये भी हमने बता दिया। एक और प्रकार है, इसको कर ले, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। आ जाए केंद्रीय उद्गार, उद्गार के आधार पर उद्गार आधारित। सक्रिय में ओजस डेल सेलाडो भी आएगा, ओजस डेल सेलाटो भी आएगा, आएगा, उसी के लिए कह रहे थे। फिर ठीक है, इतनी जोर से सर बोला, मैंने कहा कोई डाउट है कुछ है। तो पहला क्या है? केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय उद्गार मतलब एक केंद्रीय नली से उद्गार होगा, और यहां पर क्या है? दरारी उद्गार, एक दरार से होने वाला, ठीक है। तो केंद्रीय केंद्रीय उद्गार की हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय उद्गार की हम बात कर रहे हैं। तो इनके कुछ प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्रकार होते हैं। पहला हवाईयन, हवाई प्रकार।
दूसरा स्ट्रोम्बोली प्रकार, तीसरा वोल्केनियन प्रकार, और चौथा मेरे ख्याल से पिलियन है। ये है। और एक केंद्रीय नली से उद्गार होगा। क्या होगा? केंद्रीय नली। केंद्रीय नली से उद्भेदन हो रहा है। इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। एक पतली सी, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? वेंट। वेंट में से निकलता है और इसका मुंह क्या कहलाता है? क्रेटर। सिंपल है, कई बार बता दिया, इतना हम बात कर रहे हैं। अब इसके चार प्रकार क्यों हो गए? इसके चार प्रकार क्यों हो गए, इसे देखते हैं। तो मार्टिनिक, एक द्वीप है, ठीक है। मार्टिनिक एक द्वीप है। कहां पर है? कैरेबियन द्वीपों में। तो मैं एक बार कैरेबियन द्वीप जब जा रहा था, तो मेरा काम था सारे नक्शे बनाना, कहाँ से निकालना है, ये वो। तो हम शायद सेंट विंसेंट नाम के एक द्वीप पे गए। तो मैं ऐसे द्वीपों के बारे में पढ़ रहा था। तो मार्टिनिक द्वीप के बारे में मैंने पढ़ा कि ये अपने ज्वालामुखी के लिए मशहूर है। ठीक है, वैसे भी बहुत सारे ज्वालामुखी आते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको याद हो तो जो पूरा का पूरा कैरेबियन की जो द्वीपीय चाप है, वो कैसे बनी है? अभिसरण से बनी है। तब तक मैं इतना ज्योग्राफी ना पढ़ता था ना पढ़ाता था, तब तो मैं नया नया इन सब चीज़ों में गया था। तो वहाँ मुझे जो सबसे रुचिकर लगा, अब मुझे पता नहीं वो सच है या नहीं, अब मैं सोचता हूँ तो अलग बात है, कि यहाँ पे माउंट पीली नाम की एक चट्टान थी जिसमें ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी फटा और सब लोग उस ज्वालामुखी की चपेट में इंस्टेंटली मारे गए, दो लोगों को छोड़कर। कभी दो बच गए, ये कैसे बच गए? तो उसमें लगा, उसमें ये लिखा था उस कहानी में या जहां पर भी, कि वो दोनों कैदी थे और कैदियों को जमीन के नीचे गहरी डंजन में बंद किया गया था। तो बाकी सब तो सफाचट हो गए, ये दोनों बच गए। बताओ यार, इनको जेल बचा गई। बट अब मैं सोचता हूं कि इतना माल निकला होगा तो नीचे दब भी गया, चूहा बिल में बंद हो गया, तो बचा तो वो भी नहीं होगा, है कि नहीं? बट कहानी थी, तब मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अब यहां पर जब पिलियन आता है, तो पिलियन का मतलब सबसे ज्यादा विस्फोटक, सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे इंस्टेंट डेथ वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? पिलियन। और सबसे आसान वाला कौन सा कहलाता है? ये हवाई है, ये हवाईयन है। ये हवाई में खड़ा हुआ, यूएस जीएस वाला, ये उनका जियोलॉजिकल सर्वे कर रहा है हवाई में। तो हवाई वाला आप देख रहे हो, कोई खतरा नहीं। और पीली में क्या हुआ? पीली में पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया, कोई भी नहीं बचा। अब जब मैं पढ़ता हूं किताबों में तो कहते कोई नहीं बचा। वो किताब भी मुझे पता नहीं मैंने कहां पे, किस संदर्भ में वो जहाज पे होगी उसके बारे में, तो वो जानकारी अलग थी। तो इनमें ऐसा अंतर क्यों है? सब तो दरार से ही निकल रहे, सब तो दरार से ही निकल रहे हैं। तो ऐसा कैसे कि कोई विध्वंसकारी है, कोई नहीं विध्वंसकारी? तो इसका निर्णय कैसे होगा कि कौन सा ज्वालामुखी का उद्भेदन जो है एकदम शांत प्रकार का होगा और कौन सा अशांत होगा? तो इसका निर्णय करता है आपका लावा। अगर तो आपका लावा तरल है तो वो आसानी से बह जाएगा, वो फटेगा ही नहीं। सोच के देखिए, अगर तरल है तो वो तो आसानी से जहां भी दरार निकली वो निकल जाएगा। और क्योंकि वो तरल है तो उसमें हवा भी पास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कोई चीज गाढ़ा है, कोई चीज गाढ़ा है तो गाढ़े के पीछे आप देखिएगा कि पानी को उबाल के देखिए, पानी को उबालते हैं तो पानी में ऊपर बुलबुले बनते हैं कि नहीं बनते हैं? लेकिन पानी बाहर नहीं आता है। लेकिन जब दूध को उबालते हैं तो दूध बाहर आ जाता है। दूध क्यों बाहर आता है? क्योंकि दूध के ऊपर सतह पे एक मलाई की परत जमती है।
मलाई की परत जो होती है वो मोटी होती है, और दूध के अंदर का जो जलीय पार्ट है, जब वो वाष्प बनता है तो वाष्प ऊपर को आना चाहती है, लेकिन वो परत क्या कर देती है, उसको रोक देती है। तो वो पूरी परत को धकेलते हुए आता है और आप देखेंगे दूध उफान पे आता है और पूरी परत के ऊपर निकल जाता है। सो दूध को, आपके घर में दूध बाहर ना निकले तो क्या करती है मम्मी, क्या करती? हाँ जी, चलाया जाता है, चलाया जाता है, बस वो अपनी वो परत मत जमने दो। और अगली बार अगर परत जम भी जाए, मजे से खड़े रहना, चाकू लेके काट दिया। भाई हवाई तो निकालनी है, एक बढ़िया सा चाकू रख लेना, जब आपको लगे दूध निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, कट लगा देना, आराम से निकल जाएगा, वो दरारी बन जाएगा। तो मम्मी उसको चलाती रहती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा लोग उस पर छींटा मारने की कोशिश करते हैं, पानी का छींटा मारे, कर एक ही चीज रहे हैं, सतह ने क्या किया, रास्ता बंद कर दिया, गाढ़ा दूध हो चुकी है, गाढ़ी परत हो चुकी है। सिंपल विज्ञान लग रहा है। तो आपका मैग्मा अगर पानी की तरह बहने वाला है तो कैसे आएगा, जहां मौका मिला वो बह गया। आप देखिए ये उछाल मारता ही नहीं है, ये आराम से देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ये हल्का सा उछाल मार रहा है, इतना तो नॉर्मल है। ये वाला देखते ही देखते ये पूरा का पूरा पहाड़ ढा देगा, है कि नहीं? तो ये क्या हुआ, ये हवाई प्रकार का ये बसाल्ट होता है। क्या होता है, बसाल्ट का होता है। ये आसानी से बह सकता है, फ्लूइड ज्यादा होता है, और इसमें सिलिका की मात्रा कम होती। सिलिका मैंने आपको बोला क्या होती है, सिलिका एक तरह की रेत होती है ना। रेत तो आप सोचिए, बाढ़ जब आती है, बाढ़ जब आती है तो सरकार प्रशासन क्या करती है, रेत के बोरे लगा देती है कि नहीं लगा देती है, कि ये ज्यादा पानी को इधर नहीं आने देगा, है कि नहीं? तो यहां पर क्या होगा, ये फ्लूइड रहता है इसलिए आसानी से निकल जाता है। तो ये सबसे कम कम आवाज, कोई आवाज नहीं आएगा, शांत निकलेगा, कम आवाज, कोई विध्वंस नहीं, जीरो, जीरो डैमेज। सर जीरो डैमेज कैसे सर, अगर मैं इसमें अपना पैर डाल दूंगा तो? वो तो तुम शहादत दे रहे हो, हमने ये थोड़ी कहा कि तापमान नहीं है, तापमान तो अभी भी है, तापमान अभी भी है। ऐसा भी नहीं कि बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ आ रहा है, तेजी से भी नहीं आता। ये वाला तो पिलियन जब आता है या वोल्केनियन जब आता है ना, तो जैसे आपने सुना होगा कि बर्फ की चट्टानों में एवलांच आता है, बर्फ की चट्टानें जो है पलटती हुई, बर्फ का एक तूफान आ रहा है, इस तरह से जो है ये विसुवियस में, जो भी मैंने आपको बोला कि विसुवियस जब फटा तो वो पूरा का पूरा पॉम्पी शहर चला गया, उसको कहते हैं नुई आर्डांते, जलता हुआ बादल। मतलब पूरा का पूरा ज्वालामुखी का जो जो ढाल है, ढाल पे सब कुछ जलता हुआ गर्म लाल आपके पास आएगा, उसे बोलते हैं नुई आर्डांटे। किसके केस में आएगा, पीलियन के केस में। पीलियन का उदाहरण क्या है, विसुवियस। सर वो तो आपने पीली कहा था, पीली तो है ही है, पीली के तो नाम पे पड़ा, माउंट पीली के नाम पे पड़ा कि माउंट पीली में ऐसा आया था, क्या कहीं और आया ऐसा? विसुवियस में ऐसा आता है। स्ट्रोम्बोली मैंने आपको क्या कहा, क्या है, ये प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस है कि नहीं? तो यानी इसमें से निकल तो रहा है, अंगार निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा धमाका हो रहा है। तो ये जो है कम फ्लूइड है, कम फ्लूइड, ठीक है। थोड़ा धमाका होगा तो इसमें आवाज होगी, निश्चित रूप से थोड़ी आवाज भी होती है, लेकिन विध्वंस कम ही है, ज्यादा नहीं, ठीक है। स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली कहां पर, इटली में, इटली में स्ट्रोम्बोली, ये लाइट हाउस है। ये डीआरएक्स विवेक कुमार अपना कुछ ना कुछ तब से अपनी उपस्थिति लगवा रहे हैं, पहले भी कुछ लगा रहे थे, अब कह रहे हैं महाराष्ट्र पठार पर आता है सर जी। विवेक महाराष्ट्र से हो क्या, कहाँ पे आ रहा है, कोई है महाराष्ट्र का? यहाँ से हमारा डेक्कन लावा प्लेटू है, वो तो जब हम थे किस पर थे, जब हम हॉटस्पॉट पे थे तब था, अब थोड़ी है वहां पर। लेकिन बताएंगे जरूर विवेक कुमार सर, महाराष्ट्र पर आता है सर, क्या आता है ये बताओ। महाराष्ट्र पठार पर आता है, वैसे भी उसे डेक्कन लावा पठार कहते हैं, बट कोई बात नहीं। वोल्केनियन क्या हो गया, इसमें सिलिका की मात्रा, इसमें सिलिका की बढ़ जाएगी, इसमें सिलिका की और बढ़ जाएगी, और सबसे ज्यादा सिलिका कहां पर होगा,
ये वाला सबसे ज्यादा क्षारीय मैग्मा, ये वाला सबसे ज्यादा अम्लीय। तो कौन से वाला, अगर प्रश्न आता है तो कौन से वाला ज्वालामुखी, कौन से वाला ज्वालामुखी ज्यादा धमाका करता है, क्षारीय या अम्लीय? अम्लीय। क्यों करता है? सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हर्ष देशमुख भी जुड़ गए हैं सर। अब भी सर आता है महाराष्ट्र में। कहाँ आ रहा है हर्ष देशमुख, कहाँ पे मुझे बताओ, मैं भी देख कर आना चाहता हूँ कि कहाँ पे ऐसे बढ़िया से फव्वारे चल रहे हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दरारी वाला भी क्लियर है। दरारी तो मैंने आपको पहले बता दिया कहां पर है। अगर सागर में देखा तो सागर में तो कटक हो गया, और स्थल पे क्या आएगा? भ्रंश घाटी। कौन सी भ्रंश घाटी? पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी। डन। अब सानिया कह रही सर किताब में दरारी के भी 4 हैं, तो डाल लेना उसमें भी, आपका मन है तो डालो, कोई रोक रहा है? किसी ने कहा ना सर अपने नोट्स को अपडेट कैसे करें। मोटे तौर पे ज्वालामुखी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्वालामुखी के सारी चीजें जो हमें आ सकती हैं ये है। इससे पहले हमने एक और चीज बात की थी जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से याद दिला रहा हूं। ज्वालामुखी चट्टानें, कुछ चट्टानें पृथ्वी के अंदर ही फंस जाएंगी, उन्हें क्या कहा जाएगा? अंतर्भेदी। और जो बाहर आ जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? बहिर्भेदी। वो भी एनसीईआरटी में दिया है, हमारी बुकलेट में भी दिया है, उस पर ही पहले चर्चा हो चुकी है। बाहर क्या निकल के आता है? एक तो शंकु निकल के आता है। क्या निकल के आता है? शंकु। शंकु क्या होता है? कौन, उसकी भी बात कर लेते हैं। बाहर क्या क्या निकल के आता है ये देखते हैं। तो बाहर अगर तो आपका इस तरह का है केंद्रीय उद्गार वाला, तो ये क्या बना? ये आपका कोनिकल या शंकु पर्वत बना। ठीक है, तो यहां पर परतें हैं और ये है, तो इसको कोनिकल वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपका ये क्या हुआ? क्रेटर हुआ, ये क्रेटर। कई बार क्रेटर भी फट जाएगा तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये काल्डेरा कहलाता है। कभी कभी हमने ऐसा पाया कि ये जो हमारी केंद्रीय नली है ये ब्लॉक हो जाती है और हमारे ज्वालामुखी में एक और नली बन के निकल आती है। तो शंकु तो है ही, लेकिन ऐसी भी नली निकल आई और यहां पर एक और बन गया। तो एक तो मेन कोन है और उसके अलावा क्या हो गए? छोटे कोन भी हो गए। इनको क्या कैसे कहते हैं? परजीवी या फिर पैरासिटिक कोन। ठीक है, केंद्रीय नली से निकल रहा है, उसमें क्रेटर होता है, और नली को क्या कहते हैं? संकरी नली को वेंट कहते हैं। संकरी नली को वेंट कहते हैं। क्रेटर में खुलेगी, चौड़ा हो गया तो क्या कहलाएगा? काल्डेरा कहलाएगा। उसके बाद कौन है? ये मेन कौन है, और ये क्या है? पैरासाइट है उसका, उसका परजीवी कौन है। क्यों हुआ है? हो सकता है कि मेन नली बंद हो गई हो, ठोस हो गया हो। कौन से मैग्मा में ठोस होने की संभावना ज्यादा रहती है? कौन से मैग्मा में ठोस होने की संभावना ज्यादा रहती है? अम्लीय, जिसमें सिलिका ज्यादा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। ये सब क्या है? बहिर्जनित। अगर यहीं पर आपका एक दरारी मैग्मा है, अगर दरारी मैग्मा है तो वो क्या करेगा? वो यहां से फटेगा तो आराम से निकलकर एक परत यहां बना लेगा। उसके बाद दोबारा फिर परत यहां बनाएगा, जिसमें मैंने आपको सीढ़ी नुमा बताया था। तो ये इस तरह का एक पठार बन जाएगा।
ज्वालामुखीय पठार। इसे ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा पठार, इसे ट्रैप कहते हैं। जैसे भारत में दक्कन लावा ट्रैप। ये हमारे जो छात्र कुछ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आज भी निकल रहा है, निकल नहीं रहा, ये हो चुका है। डन। ये दरारी में हो गया, दरारी के बारे में भी आपको बता दिया। अब हम लिख रहे हैं ज्वालामुखी से संबंधित कुछ विशेष प्रक्रिया। क्या है? ज्वालामुखी से संबंधित कुछ विशेष प्रक्रिया। पहला, गीजर। दूसरा, हॉट स्प्रिंग। तीसरा, फ्यूमरोल। और चौथा, मड वोल्केनो। सर हिंदी में लिखिए। गीजर, हॉट स्प्रिंग गर्म झरना, फ्यूमरोल धुआंरा, मिट्टी ज्वालामुखी। तो अब हुआ क्या है, ये चारों चीजें कैसे बनती हैं, पहले इनका एक आधार बता देता हूं। बहुत ही आसान सा आधार सबको बता रहा हूं। तो आसान सा आधार ये है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी गर्मी है, चट्टानें मैग्मा बन गई हैं, पिघल गई हैं, लेकिन ना तो अंदर गैसों का इतना प्रेशर है और ऊपर की चट्टानें इतनी मजबूत हैं कि वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो वो अंदर क्या हो गई हैं? कैद हो गई। वो अंदर कैद हो गई और अभी भी गर्म है, ठोस नहीं हुई है, अभी भी गर्म है, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रही। तो उनमें ऊष्मा तो है। कितने लोगों ने अपने स्कूली जीवन में पढ़ा है भूतापीय ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अचानक कुछ कहेंगे सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। एक ने कहा सर कोई किताब बता दीजिए। एक ने कहा तुम ना माजिद हुसैन ले लो। दूसरा बोला तुम ना बर्नवाल ले लो। आधे चौधरी तो मिल ही गए हैं, आगे और बताएंगे। मास्टर जी ने कहा केजीएस की बुकलेट पढ़ लो, वो कोई नहीं पढ़ना चाहता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। हमको जरा दो चार इंस्टीट्यूट की और दो, क्योंकि हम तो जाके एग्जाम, अरे सब वहीं से उठाया यार, पता नहीं क्या मजाक कर रहे हैं। खैर ये ऑनलाइन वाले आधे तो चैंपियन है, कई बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, कई सारी परीक्षाएं दे रहे हैं, कभी भी सड़क पे रोक के आइए जरा फ्लैट पे सर, आज शाम मैं आप और बैग पाइपर। क्या मतलब है भाई? ठीक है। तो अब क्या है, अंदर क्या है? तापमान है। अंदर तापमान है, गर्म है, बाहर नहीं आ पा रहा। तो क्या चट्टानों में दरारें होती हैं? उनमें जो पानी है वो गर्म होगा।
क्या वो पानी वाष्पित भी हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर वाष्पित होगा तो वाष्प के पास अपनी पावर होती है कि नहीं होती है? तो वो एकदम फव्वारे की तरह फटेगी, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी आती है। प्रेशर कुकर में जैसे सीटी आती है, सही 60 मिनट पर अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में सही 60 मिनट पर एक पानी का पूल है, जिसमें सही 60 मिनट पर एक सीटी बजती है और बड़ा सा फव्वारा आता है और फिर बैठ जाएगा। लोग पर्यटन, अरे अभी तो यार अभी आया था, अब तो 1 घंटे बाद आएगा, जरा खाना वाना खा लो। उसका नाम ही ओल्ड फेथफुल रख दिया गया है कि सही 60 मिनट पे आएगा ही आएगा। सर ये कैसे हो सकता है सर, सही 60 मिनट पे कौन अंदर बैठा हुआ है? अरे एक कुंड होगा, कुंड में वाष्प बनती होगी, इतनी वाष्प बनने में कितना समय लग रहा है? 60 मिनट। जैसे ही वाष्प हो जाता है ऊपर को पानी निकलता है, उसे क्या कहते हैं? गीजर। गीजर क्या होता है? भाप और पानी का मिश्रण, जो पानी जमीन से निकलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो है वाष्प का दबाव होता है, इसे गीजर कहते हैं। आपकी बुकलेट में इसकी परिभाषा मिल जाएगी, समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या है? हॉट स्प्रिंग। अब भाप बन नहीं रही है, लेकिन पानी तो गर्म है, पानी निकल के आ जाएगा, तो क्या हुआ? गर्म फव्वारे की तरह निकल के आएगा। मैंने झरना लिखा, गर्म फव्वारा लिख लीजिएगा, हॉट स्प्रिंग। ठीक है। कितने लोग यहाँ पर कुल्लू जाना हुआ? हिमाचल में मणिकरण नाम का एक गुरुद्वारा है, मणिकरण जगह है, गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में बहुत सारे कुंड हैं, सारे में पानी गर्म है। सोचिए आप हिमाचल प्रदेश में हैं, पहाड़ी क्षेत्र में हैं, पहाड़ी क्षेत्र में हैं, और वहां पे कैसा पानी आ रहा है? गर्म पानी आ रहा है। बहुत से लोग उन कुंड में स्नान करते हैं, और क्योंकि ये ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ है, ज्वालामुखी सल्फर से जुड़ा होता है, इन पानी में गंधक की मात्रा, सल्फर को गंधक कहते हैं, गंधक की मात्रा ज्यादा है, तो अक्सर लोग जो हैं इससे अपनी बीमारियों का इलाज भी पा लेते हैं। सल्फर एक कैटेगरी ऑफ दवाई होता है, आपके त्वचा रोगों में आपकी मदद करता है। तो जिन लोगों को त्वचा रोग होता है वो अक्सर उसमें पैर डालते हैं, ये भी। और अगर आप गुरुद्वारे गए होंगे तो बहुत से लोग उस गर्म पानी में एक पोटली में चावल डाल देते हैं, चावल उबल के उसे प्रसाद की तरह खाते हैं। तो ये सामान्य सी बात है। मैंने 2 जगह आपको बताई विशेष जो विश्व में है, आइसलैंड और न्यूजीलैंड। इन दोनों में भूतापीय ऊर्जा के लीडर हैं ये दोनों देश, आइसलैंड और न्यूजीलैंड। आइसलैंड और न्यूजीलैंड, ठीक है। आइसलैंड और क्या हुआ? सब बिहार में भी कुंड है, राजगीर, बिल्कुल है। हमने तत्ता पानी भी नाम सुना छत्तीसगढ़ में। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में जलगांव नाम की जगह है। तो कई जगह पर ऐसा है, ये तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया था। और जैसा मैंने आपको कहा, कौन सा प्रांत है न्यूजीलैंड में? रोटारुआ प्रांत। अब आपने कभी जाना नहीं, सोचना नहीं, तो उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। डन। तो ये हुआ आपका हॉट स्प्रिंग। फ्यूमरोल क्या है? फ्यूमरोल को हिंदी में क्या कहते हैं? धुआंरा। धुआंरा क्या होता है? धुआंरा क्या होता है? तो अब आपके ज्वालामुखी के नीचे भाप नहीं है, भाप नहीं है, राख है, और राख में से कुछ गैसें निकल रही हैं। तो वो राख के साथ थोड़ी कलुषित सी निकलती है, धुआं जैसा निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं? धुआंरा या फ्यूमरोल। सबसे सबसे मशहूर है इसमें कटमाई। कटमाई कहां पर है ये? कहां पर है ये? यूएसए में, यूएसए के अलास्का प्रांत में। कहां पर? यूएसए के अलास्का प्रांत में कटमाई क्षेत्र, ठीक है। ये वहां का एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। जैसे आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क बताया, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर है? यूएसए में है। यहां का मशहूर गीजर का नाम ओल्ड फेथफुल। फेथफुल क्या होता है? वफादार, पुराना वफादार। फेथफुली ये 60 मिनट पे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इब्लिश कह रहे हैं सर इसे कहा जाता है हजारों धुओं का शहर। तो इब्लिश ये शहर नहीं है, बट हाँ घाटी जरूर है। तो हजारों धुआरों की घाटी, कटमाई को क्या कहा जाता है?
हजारों धुआरों की घाटी। तो वहां जगह जगह पे पृथ्वी में दरारें हैं, दरारों में नीचे पानी नहीं है, लेकिन ये गैस है और उससे बाहर आता है। हजारों धुआरों की घाटी। कौन सा नेशनल पार्क? कटमाई नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क में क्या है? गीजर का एक अच्छा उदाहरण हमारे पास आता है। फ्यूमरोल हो गया, गीजर हो गया, हॉट स्प्रिंग मैंने बता दिया। भारत की भी जब भूतापीय ऊर्जा की बात होगी तब भी वो होगा। आकाश कह रहे हैं वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, सो वही वो है। मड वॉल्केनो क्या है? ऐसे आपकी ये भूमि है, देखने में तो ज्वालामुखी है, और इस तरह से ऐसे जो है मिट्टी के छींटे आ रहे हैं, गर्म मिट्टी, गर्म गीली मिट्टी, ये होता है मड वॉल्केनो। मड वॉल्केनो। और मैंने तो कुछ जगह देखा, कई जगह पे बहुत गर्म भी नहीं है। जहां तक मुझे याद है कुछ टर्की क्षेत्र में, टर्की में जा रहे हैं या फिर सेंट्रल एशिया में, नहीं ये हमारे कौन से थे, कॉकस देश। देखिएगा किसी में पर्यटन के लिए जो लोग हैं उनको, जैसे हम लोग मिट्टी का लेप लगाते हैं, मिट्टी का लेप लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, ऐसे बहुत से लोग पर्यटनों को, पर्यटन के लिए इस गर्म मिट्टी में वो स्नान भी ले सकते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई तापमान कितना है, पता चला मिट्टी के बुलबुलों में अपने शरीर पे छाले लेके निकले हो, गए थे फेशियल और न जाने क्या क्या करवाने, और दुर्गति करवा के आ गए। बट मैंने वो देखा, तो जो चीजें देखी हैं प्रत्यक्ष, तो मैं जानता हूं कि वो होती हैं। तो ये सर, लोग नहाते भी वहीं यही होता है क्या सर? नहीं, ये वो नहाते वाले नहीं है, अंतिम स्नान हो सकता है वो। ठीक है, बट हाँ बहुत गर्म धधकती हुई मिट्टी है। अगर आपका मन हो धधकती मिट्टी ट्राई करने का तो कर सकते हैं आप। ठीक है। और बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना विश्व में बहुत सारी चीजें हैं जिनका अभी हमारे पास पृथ्वी हमसे ज्यादा रहस्य रखती कि नहीं, हमारे वैज्ञानिकों से कहीं ज्यादा आगे है। तो ये सारी चीजें सर, कैस्पियन सी के तट पर, जी हाँ, बोग बोगा कुछ ऐसा है। तो जैसा कि आपको मैंने कैस्पियन पे कौन सा देश बताया है? आजिरबैजान बताया। आजिरबैजान बाकू के पर्यटन में देखिएगा अगर मौका मिले, बट अगर नहीं मिल रहा है अभी आज, इंटरनेट और वेबसाइट कम देखिएगा, जो बता रहा हूं उसे ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसे बंद कर दें। इतना जीवन में ज्वालामुखी देख लिया कि अब मतलब चार को और पढ़ा दोगे ज्वालामुखी। इनका वितरण कहां पर है? तो ये लिख लीजिए, ज्वालामुखी का वितरण विश्व के 2/3, लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर को घेरे हुए हैं। ज्वालामुखियों का वितरण। सर गीजर समझ में नहीं आया, बिटिया समझ नहीं आएगा, आज सच में यूट्यूब देख लेना, यूट्यूब में गीजर, पानी का एकदम से इस तरह से पानी का फव्वारा सा निकलेगा, जैसे ही वो होगा। अभी कहना से समझ नहीं आता, एक बार देख लीजिएगा इसको। ज्वालामुखियों का वितरण, तो पहली चीज तो ये लिखेंगे, विश्व का 2/3 ज्वालामुखी कहां पर है? प्रशांत महासागर को घेरे हुए। ठीक है, किंतु किंतु ये जो है, ये 5 क्षेत्र हैं। पहला परिप्रशांत मेखला, दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा अफ्रीका की भ्रंश घाटी, चौथा मध्य अटलांटिक मेखला, अटलांटिक के मध्य में है, और पांचवा क्या है? अंतरा प्लेट। ये सारे के सारे इसमें आ गए। बस ये 5 लिख लीजिए, समझ, हम इस पे बात कर चुके हैं, बस ये 5 बिंदु लिखिए। एक विशेष स्थान था, 2/3 कहां पे है? प्रशांत के चारों तरफ, प्रशांत के चारों तरफ, और बाकी ये 5 हैं। और ये जो है यहां अटलांटिक वैसे मैंने लिखा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये मध्य सागरीय मेखला की जगह कटक कर दीजिए।
भाई देखो, वो कह रहे हैं 12 और 28 लेक्चर नहीं चल रहा है, लिख लेना, बाद में एक बार चेक कर लेना। डन। चलिए वापस आते हैं इसमें फिर। तो ये तो हुए ज्वालामुखी। अब जाएंगे तो इस पर हमारी बुकलेट देखिएगा, कुछ प्रश्न भी होंगे तो उन्हें करिएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं भूकंप पे। भूकंप पढ़ चुके हैं? हाँ या ना? पढ़ा है नहीं पढ़ा भूकंप? कुछ तो पढ़ा था। सीज्मिक वेव में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो क्या पढ़ा था, जल्दी से अपने पेपर पे लिखेंगे भूकंप के बारे में जो भी जानते हैं, जल्दी से शीर्षक देंगे भूकंप। भूकंप, और भूकंप के बारे में जो भी जानते हैं। सो भूकंप क्या है? भूमि का कंपन। भूमि का कंपन। तो भूमि क्यों कांपेगी? क्योंकि कहीं पर ऊर्जा सृजित हुई है, और वो ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक आते आते एक कंपन के रूप में आती है। ठीक है, जहां से ये प्रारंभ होगी उसको क्या कहा जाएगा? उसको फोकस कह दिया, उद्गम क्षेत्र कह दिया। उद्गम क्षेत्र से तरंगे निकलेंगी पृथ्वी के आंतरिक भाग में, बॉडी वेव्स की तरह। दो प्रकार की होती हैं, पी और एस वेव। अब इस तरह से आ रही है, पी कैसे चलती है? ऐसे मारेगी, तो पृथ्वी की सतह ऐसे हिलेगी, क्योंकि ये कैसे आती है? अनुप्रस्थ आती है, जिस दिशा में चल रही है वो ऐसे, इस तरह का कंपन करते हुए आएगी, और सतह, ये मेरा हाथ है, ये ऐसे हिलेगा। उसके बाद एस वेव आएगी, वो कैसे आती है? वो ऐसे आएगी। जब वो मेरे हाथ को मारेगी तो मेरा हाथ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो सतह की तरंग कैसे होगी? सतह की तरंग ऐसी होगी। तो जब भूकंप आता है, आप क्या ऊपर नीचे होते हैं या आगे पीछे होते हैं? ये तो तुमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। तुमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। नाव की तरह, नाव की तरह। तो अब भूकंप देखिए, सब लोगों को सब लोगों को वाइब्रेशंस अलग पता चलती हैं। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे यहाँ पर मैंने सुना है कि सर जब भूकंप आने वाला होता है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। कुछ कहते हैं मेरे यहाँ पे जब भूकंप आने वाला होता है मैंने सुना है सांप बाहर आ जाते हैं। ऐसी कई कई कहानियां आपने सुनी होंगी। क्या ये सच है, क्या ये गलत है, मुझे नहीं पता है। बट मुझे ये जरूर पता है कि भूकंप की तरंगे जब आ रही हैं तो तरंगे जो हैं चट्टानों को, कमजोर चट्टानों को तोड़ सकती हैं। तोड़ सकती हैं कि नहीं तोड़ सकती हैं? कोई चीज अगर कमजोर होगी तो ढह जाएगा।
मान लीजिए आपने एक लकड़ी का एक ढेर लगाया और वो सारी लकड़ियां कच्ची हैं, तो आप हल्का सा झटका दोगे तो सब गिर जाएंगी। लेकिन अगर मजबूत ठोस लकड़ियां हैं तो आसानी से नहीं गिरेंगी, आपको धकेलना पड़ेगा तभी होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जब भूकंप आ रहा है, भूकंप की तरंगे आ रही हैं, तो हो सकता है पृथ्वी की सतह पर आने से पहले अंदर, क्योंकि मान लीजिए कोई जानवर बिल में रह रहा है तो उसके आसपास की बिल जो है धंस गई, पॉसिबल है कि मैडम जो है खत्म हो गई, बाहर भाग के आए, पॉसिबल है, हो सकता है। फिर मैंने कहा जो हमारी सुनने की जो फ्रीक्वेंसी की विंडो है वो जानवरों की अलग होती है। तो जैसे हमने पहले भी कहा कि साउंड वेव्स हैं, हमने इको साउंडर की बात की, तो हो सकता है उनके पास ध्वनि या प्रतिध्वनि से कुछ संकेत मिलता हो जिससे वो बाहर आ सकते हैं। ना मैं उनकी भाषा जानता हूं और ना मेरे सामने ऐसा हुआ कि अचानक जानवर जो है बिलखने लगे कि अंदर कुछ हो रहा है, बट सुना है तो ये मैंने आपको बता दिया। बेकार में आपको सर हमारे यहाँ पर तो ये होता है वो होता है, ये मैंने पहले आपको बताया। तो तरंगे हैं ऊपर आ रही हैं। अब तरंगों का ये भी बताना चाहता हूं, जब ऊपर भी आ गई तो मनुष्यों में भी अलग अलग मनुष्य को अलग अलग अनुभव होंगे। जैसे मेले में वो वाला झूला देखा आपने, बहुत ऊंचा जो होता है, जायंट व्हील, कितने लोग उस झूले में जीवन में कभी नहीं चढ़ोगे? नहीं सर, मुझे कुछ कुछ होता है जब वो नीचे आता है, होता है कि नहीं होता है? और कुछ लोग सर मजा तो उसी में, वरना मजा क्या है? तो सबकी अपनी संवेदनशीलता है कि नहीं है? तो पानी के जहाजों पे अक्सर होता है, पानी के जहाज तो यूं कई बार मतलब तूफान में जब होते हैं माचिस की डिब्बी की तरह उछल रहे होते हैं हम लोग, तो कुछ को तो कोई टेंशन नहीं, बढ़िया भूख भूख लग रही होती है, यार ये तो मजा आ रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जो भी है वो बाहर आने वाला है, तो सबकी अलग अलग। तो मैं कहीं पर बैठा हुआ था, मेरे सामने एक व्यक्ति थे और मैं शायद तीसरी मंजिल पे होऊंगा, तो मैंने उनसे कहा भूकंप आया? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अचानक कुछ लगा। अचानक कुछ लगा तो जैसा आप महसूस करते हैं जब वो नीचे आते हैं या ऊपर नीचे होता है तो कुछ होता है, सबकी अपनी संवेदनशीलता होती है। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा भूकंप आया क्या? बोला नहीं तो। मैंने कहा कुछ ऐसा लगा था। फिर थोड़ी देर बाद हमारी बिल्डिंग हिलने लगी। उसने कहा आया आया आया। मैंने कहा चलो। तो पहले क्या आया होगा? पी आया होगा। तो मुझे पता चला, उनको नहीं पता चला। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको वो भूकंप प्रोन नहीं है और कुछ है, सबकी अपनी संवेदनशीलता होती है। तो मुझे हल्का सा लगा कि मुझे थोड़ा सा ऐसा उभार सा महसूस हुआ अपने अंदर। मैंने कहा कुछ हुआ नहीं, चलो हो जाता है, वहम हो जाता है, गैस हो गई, पॉसिबल कि नहीं पॉसिबल। लेकिन जब पूरा हिलने लगा तो फिर हम दोनों ने बिल्डिंग खाली की। तो जैसा हमारे मित्र ने कहा नाव की तरह है, तो पहला किसने मारा? अभी मैं ऐसे हिल रहा हूं ऊपर नीचे, लेकिन दूसरी ने आके मारा, तो अब मैं कैसे जा रहा हूं? अब मैं जलेबी हो चुका हूं। हो चुका हूं कि नहीं हो चुका? तो जो सतही तरंगे होती हैं वो अंदर की तरंगों से भिन्न होती हैं और वो ज्यादा जटिल होती हैं। अंदर की तो बहुत सीधी आई, टक 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 यूं मारा और उसके बाद ये आकर यूं मारा, लेकिन ऊपर क्या हो गया? उनका मिश्रण हो गया। तो ये दो प्रकार की होती हैं ऊपर की तरंगे, इनको आर वेव और एल वेव कहते हैं। अब इनके उसमें जाने की कोई खास हमें कोई जरूरत है नहीं, उनके खास उनके प्रकार में, बट हमें पता होना चाहिए कि एक तो अंदर से तरंग आती है और एक ऊपर से आती है। दूसरी बात, एक और चीज बताना चाहता हूं कि तरंग का एक उदाहरण देना चाहता हूं ताकि आप उस भूकंप को समझ पाए। तो एक शांत तालाब है और आपने उसमें कंकड़ मारा, कंकड़ उसके बीच में गिराया, एक ईंट उठा के उसके बीच में गिरी, तो क्या एक लहर बनती है? क्या एक ही बनती है? आप देखेंगे 1 2 3 ऐसे धीरे धीरे और फिर सब शांत हो जाएंगी, इन्हें रिपल कहते हैं। तो अक्सर क्या होता है जब तरंग आती है, जब भूकंप आता है, भूकंप आया, जो विनाश करना है कर दिया, थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर आया, तो इन्हें क्या कहते हैं? आफ्टर शॉक। तो जब भूकंप आता है, भूकंप के बाद मेन शॉक, जो पहला भूकंप आया उसे मेन शॉक कहते हैं, और जो उसके बाद धीरे धीरे थोड़े थोड़े और आते जाते उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, उन्हें क्या कहेंगे? आफ्टर शॉक। और वो जो सांप निकल आए या कुत्ता भौंकने लगा, ये उनका भी नाम है, उन्हें कहते हैं प्री शॉक। जो हमें तो पता नहीं चले
शायद कुछ गहराई में पता चले होंगे, कुछ चीजें वहां टूटनी शुरू हुई थी, उसके बाद फिर हमें पता चले। तो प्री शॉक, शॉक, आफ्टर शॉक, ये सिर्फ आपकी वोकैबुलरी सही करने के लिए कह रहा हूं, ताकि आप जो आए हैं, भाई बहुत से लोग तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोई बोला बर्नवाल से पढ़ लो, इससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो, क्लास में आने का ये तो फायदा होना चाहिए कि भाई हम कुछ चीज को बेहतर समझ सकते हैं और व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं। तो एक होता है मेन शॉक जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, उसके बाद क्या आते हैं, धीरे धीरे कम एम्पलीट्यूड के, कम एनर्जी के आफ्टर शॉक्स आते हैं, क्योंकि वो तरंग एक बार उत्पन्न हो गई तो उसकी तरंगे इस तरह से धीरे धीरे समाप्त होंगी। प्री शॉक हो गए, मेन शॉक हो गया, और क्या हो गया, आफ्टर शॉक हो गया। क्या हम पता कर सकते हैं कि कब भूकंप आएगा? क्या इसका भूकंप का क्या फोरकास्ट हो सकता है कि भूकंप आएगा कि नहीं? तो इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, तो आपके बाग में एक आम का पेड़ है, उसमें बढ़िया आम आते हैं, आपकी नजर एक आम पर है, वो पकने वाला है, कभी भी गिरेगा, इतना ऊंचा है कि आपका हाथ जा नहीं रहा है, गिरेगा? नहीं गिर रहा, पक तो चुका है, गिर जाना चाहिए, नहीं गिर रहा। गिरेगा तभी जब उसका मन होगा। तो हो क्या रहा है कि आपकी चट्टानों में तनाव बढ़ता जा रहा है। बेटा क्यों पीछे परेशानी कर रहे हो, आराम से बैठे रहो, तुम्हारे यहाँ भूकंप आ गया है, चट्टानें हिल रही हैं, तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, देखो रोक ही नहीं पा रहे, स्थिर तो हो, तुम्हारे चूहे बिल्ली हिलने लगे हैं यार। सब कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल नहीं तो सीट बदल लो यार, कोई चीज तो हिल रही है तभी तो आवाज आ रही है। अब तुम्हारे दो साथी और मिले कि मेरे यहां भी भूकंप आता है भाई। ठीक है, तो जब भूकंप की बात की गई जब भूकंप की बात की गई तो भूकंप की बात के लिए जो सिद्धांत है उसको कहते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत या इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रिबाउंड का क्या मतलब है ये बताना चाहता हूं। ठीक है, तो आपकी चट्टानें हैं, एक दूसरे में गुथी हुई हैं। अब आपने क्या किया, उनको दबाना शुरू किया। दबाना शुरू किया तो चट्टान क्या हो गई, थोड़ा सा मुड़ गई, और थोड़ा दबाओगे और थोड़ा मुड़ जाएंगे, और थोड़ा दबाओगे और थोड़ा मुड़ जाएंगे। अब दो चीजें हैं, अगर मेरा हाथ इसके आगे मोड़ा गया या तो मेरा हाथ टूट जाएगा, या फिर अगर ये बल हट गया तो जो ये बल लगा रहा था अगर उसका हाथ हट गया तो मेरा हाथ उसके गाल पे पड़ जाएगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप यूं सोचिए, आप सबने रबर बैंड देखा है, रबर बैंड आपके पास पड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका छोटा भाई या बहन उस रबर बैंड को तान के आपके सामने खड़ा हो जाए तो आप ऐसे बचोगे कि नहीं बचोगे? क्यों बचोगे? अब इस रबर बैंड में ताकत आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, उसने खींच लिया है इसे। तो चट्टानें क्या हो रही हैं, चट्टानों में टेक्टोनिक गतियों की वजह से तनाव आ रहे हैं, ये तनाव बढ़ते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा ये पलटकर यूं झटके से वापस आएगा। तो जो झटका वापस आएगा वो क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। किसने बताया हमें? श्रीमान एच.एफ. रीड ने। ये सही है गलत है उसकी चिंता मत करो, एक नाम बताया आपको। कैसे आता है भूकंप? चट्टानें जो हैं मुड़ रही हैं, एक सीमा तक मुड़ सकती, उनकी इलास्टिक लिमिट आ जाएगी, उसके परे वो पलट कर आपको मारेंगी और उससे ऊष्मा निकलेगी। तो जब ये बात आती है कि क्या भूकंप को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तनाव तनाव तनाव,
ये चट्टान कब पलटेगी, नहीं किया जा सकता। ये जरूर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि यहां पे तनाव बढ़ गया है, कभी भी आ सकता है। समझ में आया? तनाव बढ़ गया है, कभी भी आ सकता है। नेपाल का जब काठमांडू में जो भूकंप आया तो भूगर्भ शास्त्री क्लियर थे कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट में धंसती चली जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहां पर एक बड़ा भूकंप आने की संभावना है। बड़ा भूकंप आया, कौन सा आया? नेपाल में काठमांडू आ गया। अगले दिन समाचार में आया कि ये जो भूकंप आया इसने बहुत सारे तनाव को कम कर दिया, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पेट पूरा साफ नहीं हुआ है, अभी भी गड़बड़ है। और उनका ये कहना था, अभी भूगर्भ शास्त्री हैं क्योंकि वो गणना कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि तनाव तो अभी भी है, लेकिन तनाव का केंद्र अब अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया है। अगला अगर आएगा तो कहां आएगा? अफगानिस्तान। कब आएगा पता नहीं, बट अगला आएगा अफगानिस्तान में। 1 महीने में अफगानिस्तान में आ गया। तो भूगर्भ शास्त्री क्या बता सकते हैं कि यहां तनाव बढ़ रहा है, ये इलास्टिक स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, ये प्लेटें पलट के मारेंगी, इनमें एक एनर्जी रिलीज होगी, भूकंप आएगा। कहां? तनाव बढ़ता जा रहा है। तो यहां तक कर सकते हैं। बट जैसे ही भूकंप आया तो आपको पता है संसद में कितने पढ़े लिखे होते हैं। अभी तो नेपाल में आया है, मैं जानना चाहता हूं माननीय हमारे सदस्य से या माननीय मंत्री जी से कि हमारे यहाँ भूकंप को बचाने के लिए क्या हो रहा है। मेरे गांव में गरीब लोग रहते हैं, मर जाएंगे तो क्या होगा। मैं बहुत समय से सांसद हूं, मैं उनका भला करना चाहता हूं, कृपया बताइए कि कौन सी स्कीम है, कैसे पता करेंगे कि भूकंप का पूर्वानुमान कैसे होता है। मंत्री जी खड़े हुए, हमने टीम बिठा दी है, वो नेपाल है, हम भारत है, हम बताएंगे कब होगा। ऐसा ही कुछ अभी केरल में बताया गया। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बता दिया था कभी भी जो है भूस्खलन हो सकता है, सो रहे थे। मेट डिपार्टमेंट ने कहा हमें तो पता ही नहीं कैसे होगा। ये तो बता सकते हैं वहां संभावना है, बिल्कुल संभावना थी, बट इस दिन होगा, इस बारिश में होगा। केरल सरकार ने कह दिया भाई ऐसा नहीं था, बट हाँ ये है कि भाई जो वो करना है वो तो करना है। तो इसमें क्या दिक्कत है? हम उसको क्या कहते हैं? सीज्मोलॉजी। भूकंप के विज्ञान को क्या कहते हैं? सीज्मोलॉजी। और भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सीज्मोग्राफ। वो हमें बता सकता है कि यहां पर जो है कंपन हो रहा है, और जैसा मैंने कहा लाखों कंपन हो रहे हैं, आपको मुझे पता ही नहीं चल रहे। वो तो एक लेवल के बाद आपको और मुझे पता चलेंगे, अन्यथा वो नहीं पता चलने वाले। ठीक है। तो जब वो नेपाल का अर्थक्वेक आया तो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, अर्थक्वेक आया, जो हुआ और इत्तेफाक से मैं शायद पढ़ा रहा हूंगा, तो मैंने कहा कि अब आफ्टर शॉक्स भी आएंगे, तो जो लोग उस क्षेत्र में हैं उनको उसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो अचानक अरुणाचल प्रदेश से कोई मेरा छात्र था, उसने कहा हाँ सर आफ्टर शॉक आ रहे हैं यहाँ पर, सर बहुत खतरा है सर, और कल का फोरकास्ट है 11 बजे आएगा। 11 बजे आएगा ये भी बता दिया वहां पे अरुणाचल में। बोला सर आफ्टर शॉक 11 बजे। मैं देखो बुरा मत मानना, हमारी क्लास 12 बजे होती है, कल चेक हो जाएगा कि जो तुम कह रहे हो वो हुआ या नहीं हुआ। मुझे बच्चों को बताने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर कह रहा है 11 बजे तो ख्याल जरूर रखना। पता चला मास्टर के जोश में तुम जो है होश नहीं रखे, कल तुम भी होगे मैं भी होऊंगा, बात करेंगे। मैं पूछा आया था क्या? बोला सर कुछ नहीं आया। तो कोई ऐसा नहीं, कोई तरीका नहीं है आपके पास। और तरीके मैं बताता हूं, अगर ज्वालामुखी समुद्र के नीचे आता है, समुद्र के तल में अगर ज्वालामुखी कह रहा हूं भूकंप आता है, तो भूकंप की ऊर्जा पानी में आ गई, अब पूरे के पूरे पानी में आ रही, और वो ऊर्जा जब तट पे आती है तो वो क्या बनती? सुनामी बनती है। बट क्या हर भूकंप से सुनामी बनेगी? इसकी कोई गारंटी नहीं, है। हाँ संभावना हो जाती है। तो जब हमारे यहां 2004 में जब आई ये जो तमिलनाडु में जो सुनामी आई, जो बहुत ही विनाशकारी सुनामी रही, और पूरे के पूरे जो है बंगाल की खाड़ी में रही, तो सुमात्रा जो हमारा द्वीप है, सुमात्रा के द्वीप के उत्तरी भाग में एक भूकंप आया, और भूकंप की वजह से पूरे के पूरे क्षेत्र में एक पानी की लहर चली और वो सुनामी की तरह आ गई। अब ये इससे पहले लोगों ने देखी नहीं थी, सुनामी का भी सिद्धांत अगली क्लास में सिखाऊंगा, वो आपने देखा है हमारे उसमें है
तो मुझे भूकंप से जोड़ के वो भी बताना है। तो सुनामी आई, तो सुनामी आने से पहले पानी जो है पीछे को जाता है, क्यों जाता है वो भी कल बताऊंगा। तो लोग तट पे घूम रहे थे, चेन्नई का मरीना बीच है, बड़ा बीच है, तो सब लोग घूम रहे हैं। तो नॉर्मली जो तट पे दौड़ते हैं भागते हैं, तो उन्होंने देखा अचानक यार पानी पीछे को जा रहा है, और जो समुद्र का जो तल है जो हमने कभी नहीं देखा था और जिसपे जीव हैं जो कभी नहीं देखे थे वो भी दिख रहे हैं। तो लोगों ने फोन कर करके एक दूसरे को बुला, भाई देख आज चमत्कार हो रहा है। अबे जिस समय तुम्हें समुद्र से दूर भागना है तुम अपने परिवार को बुला रहे हो, आ जाओ यहां पर मोक्ष है, मिल गया, वहीं का वहीं मिल गया। तो चैलेंज है सुनामी का, लेकिन फिर बात वही है, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो मुझे याद है कि मैं प्रशांत महासागर में था और रात को कुछ अलार्म बजे होंगे, बहुत सारे अलार्म, हमारे पास सारे यंत्र रहते हैं, सारी रिपोर्ट आती रहती है, समुद्र में अपना बचाव कैसे करना, मौसम की भी रिपोर्ट आती, ये भी आती। तो जापान के मौसम विभाग ने भेजा कि प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में कहीं पर जो है एक भूकंप आया है जिससे सुनामी की चेतावनी है। तो मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैंने फाड़ के फेंक दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जहाजों को फर्क नहीं पड़ेगा, कहां पड़ेगा, ये किनारे पे मारती, कल बताऊंगा इसको। हार्बर वेव, सुनामी का मतलब ही है हार्बर वेव, वो किनारे में विध्वंस करेगी, जहाज को कुछ नहीं करेगी। जो तरीका था वो, और मैंने कहा क्या फालतू की रिपोर्ट है। तो जो मेरे साथ था, जो मेरा क्रू, मेरे स्टाफ, जो मेरा असिस्टेंट था, उसने कहा सर क्या हुआ, मैंने कहा सुनामी कह रहा है, हिंद महासागर में सुनामी बता रहा है, और मैं यहाँ पर हूँ प्रशांत महासागर में, जापान वाले खाली बैठे, हिंद की भी देख रहे हैं यार। फाड़ दिया। बोला सर इंडियन में तो इंडिया में भी आ सकती है। हाँ आ सकती है। सर मैं मम्मी को फोन कर लूं? मैं कर लिया, तेरा मन है तो। तमिलनाडु से था, उसने मम्मी को फोन किया, तमिल में बोला, मुझे पता नहीं था, फिर आके बोला, मैंने कहा क्या बोली मम्मी? बोला मम्मी ने डांट दिया। बोले क्यों डांट दिया? बोला जब देखो सुनामी सुनामी के नाम का वार्निंग करते हैं, आती वाती कुछ नहीं, मैं अच्छा भला सो रही थी, तूने मुझको जगाया सुनामी के लिए, फोन रख। ठीक है। अब यहां पे एक गड़बड़ होती है, जब डिजास्टर आएगा और आपने डिजास्टर का माहौल बना रखा है, लोगों को अब आप पे विश्वास नहीं रह गया सूचना तंत्र पे, तो डिजास्टर बड़ा घातक होगा कि नहीं होगा? तो जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर कौन से होने चाहिए, इन अर्बन शहरों में क्राउडिंग, अर्बन फ्लडिंग की ड्रिल्स होनी चाहिए, सरकार को करानी चाहिए। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को हम सबकी ड्रिल करानी चाहिए। सिनेमा में आग लग जाती, भगदड़ होती, भगदड़ से कैसे बचना है, एनक्लोज स्पेसेस में आग से बाढ़ से कैसे बचना है, और इसके लिए फंड दिए जाते हैं। तो जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों में मैंने कई बार अपने छात्रों से पता किया, जो तटीय क्षेत्र में सुनामी के बाद हमारी नेशनल डिजास्टर फोर्स जो है सुनामी की ड्रिल कराती है कि सुनामी आएगी तो आपको क्या करना है। सुनामी का एक ही इलाज है, समुद्र से जितना दूर भाग सकते हो भागो, और कहां पे भागो, जितना ऊंचा स्थान होगा उतना बेटर, जितना ऊंचा स्थान होगा उतना बेटर। अब सुनामी आएगी या नहीं आएगी ये तो मुश्किल है, ये कहना कि भूकंप से सुनामी बनेगी या नहीं बनेगी, बट अगर परिस्थिति होती है तो डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए पहले चौकन्ना रहना जरूरी है। तो सरकारों को ऐसे डिजास्टर के लिए तैयारी में रखना चाहिए, और हर जगह के डिजास्टर अलग होते हैं। मुझे लगता है पूर्वी तट पे जो है चक्रवात के लिए ज्यादा लोगों को सचेत करना चाहिए, तो चक्रवात जब पढ़ाऊंगा तो उस पर भी आपको बताऊंगा डिजास्टर के बारे में, अभी केवल अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो ये हुआ हमारे अर्थक्वेक के बारे में। कुछ लिखना था तो वो कल लिखवा दें, सुनामी में भी करेंगे उसे। तो अर्थक्वेक की तरंगें सतह पे जो आती हैं वो, फिर दो चीज अक्सर मुझसे पूछते हैं बच्चे कि सर ये मरकाली स्केल क्या होता है, रिक्टर स्केल क्या होता है। तो एक तो उसकी इंटेंसिटी बताता है, एक उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसमें कितनी शक्ति थी, और इंटेंसिटी मतलब कितना कंपन था। वो सारी चीजें कल करेंगे। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं। वैसे तो सैटरडे को क्लास नहीं रखता हूं मैं, लेकिन इस बार क्योंकि हमारी अभी एक क्लास थर्सडे को मिस हुई थी तो कल भी क्लास है, कल मिलूंगा आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।